और पिछले दिनों आपने देखा हो कि एक मुद्दा बहुत उठा हुआ था वक्फ अमेंडमेंट बिल का। वक्फ बोर्ड से मुसलमानों का बहुत हद तक फायदा है, लेकिन मैं उसको पार्शियली होके आंसर नहीं करूंगी ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। बहुत लोगों ने पैसे खाए हैं, बहुत लोगों की जमीनें गई है, जमीनें भी खाए हैं, अपने हिसाब से जिसका जितना पेट उतना उसने खाया। पहलगाम टेररिस्ट अटैक में अगर आप देखें तो सियासत जो है वो अपनी रोटियां सेक रही है। देखा जाए तो कश्मीर में आज से नहीं कई सालों से ये सारी चीजें होती आई है, और सिक्योरिटी का अलॉटमेंट होना चाहिए। अगर आपको पता है कि इतना एक्सीडेंटल एरिया है और इतना इमरजेंसी वाला एरिया है, तो आपकी सोल्जर्स किधर है, हमारी आर्मी किधर है। टैक्स जो है वो आसमान छूता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे यंगस्टर है वो फॉरेन की तरफ रुख कर रहे हैं, अपना फॉरेन जा रहे हैं। निर्मला दाई की जय हो। दोस्तों आदाब, नमस्कार। आप तमाम का फिर से एक बार हसन स्टूडियो के बदलाव एपिसोड में इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं जीशान साहिर, और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो कौम की बेटी हैं, वो देश की बेटी हैं। मुमरा से निकलकर वो सियासत में एक नई मुख्तलिफ पहचान बना रही हैं। नई सुबह पर नजर है, मगर आह ये भी डर है। नई सुबह पर नजर है, मगर आह ये भी डर है, ये सहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुंचे। जी बिल्कुल, मेरी मुराद है सहर यूनिस शेख साहिबा से, जो आज हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है हसन स्टूडियो के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू एंड पहले तो अस्सलाम वालेकुम and thank you for having me, for inviting me to your podcast. बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले हम आपके बचपन के ताल्लुक से जानना चाहेंगे कि क्या आप वाकई बचपन में शरारती थी या संजीदा थी? मैं बचपन में बहुत शांत थी। I wasn't like too hyper active बच्चे होता है ना, वैसे नहीं थी। बहुत शांत थी। मम्मी ने बोला उधर बैठना है तो मम्मी जब तक नहीं बोलेंगे कि उठ के आ जाओ मैं तब तक वहां से नहीं उठती। क्या बात है। तो आज भी आप मम्मी को उसी तरह से, मतलब उनके हुक्म को। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो मैम, इसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी, और जो आपने मास्टर्स वगैरह किया वो कैसे हुई? तो प्राइमरी स्कूलिंग तो मुमरा से हुई है मेरी, टिल 4th स्टैंडर्ड। फर्स्ट नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट स्टैंडर्ड एक डिफरेंट स्कूल में थी, रॉयल स्कूल। और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वीन मैरीज। एंड देन फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड आई शिफ्टेड टू थाने, बिलावांग हाई इंटरनेशनल स्कूल, जो आपके स्टूडियो के पीछे ही है, वागरा स्ट्रीट। So yeah, and then my college I did 11th and 12th from केरकर कॉलेज जो मुलुन में है। फिर डिग्री मैंने किया कालसेकर कॉलेज से जो मुब्रा में है। एंड देन मास्टर्स आई डिड फ्रॉम रोम बिजनेस स्कूल। तो बहुत मिक्सचर ऑफ एजुकेशन एंड डिफरेंट प्लेसेस हुआ है ऐसा तो मेरा एजुकेशन। क्या बात है, डिफरेंट प्लेसेस पे हुआ, इसलिए इतनी अच्छी शख्सियत निखर के आ रही है। तो आपका सियासत में आने का रुख और फैसला कैसे हुआ? It's something that I've grown into. तो मेरे जो वालिद है वो पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, तो मैंने बचपन से उनको सोशल वर्क करते हुए बहुत देखा है। एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट विद हिम ऑलवेज। तो उन्होंने मुझे वैसा अपब्रिंगिंग दिया है कि एक लड़का लड़की में जो डिफरेंस नहीं करते माँ बाप, तो ऑफ कोर्स दैट इज हाउ मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं भी कर सकती हूँ। अगर कोई, इफ मेल पीपल कैन डू इट, द मेल कैटेगरी कैन गेट इनटू पॉलिटिक्स, फीमेल्स भी कर सकती है। एंड आई बिलीव हम और ज्यादा चेंज लेकर आ सकते हैं। और ये एक वालिद के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर आप चल रही हैं, तो ये फख्र की बात है। और मुझे ये बताएं कि अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होती तो क्या हो? पॉलिटिशियन नहीं होती तो मैं शायद टीचर होती, या फैशन डिजाइनर होती, मेकअप आर्टिस्ट होती, बास्केटबॉल प्लेयर होती। बहुत सारी फील्ड्स है जो जिसमें मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने सीखा है चीजें। एंड आई कुड डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। नाउ आल्सो आई परस्यू ऑल माय हॉबीज साइड बाय साइड। पॉलिटिशियन रहने के बावजूद भी मैं दूसरी चीजें भी करती हूँ। मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी। ये अच्छा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, सियासत में इन्वॉल्व हैं,
आप खुद को किस तरह से एंटरटेन करती हैं, अपने लिए वक्त कैसे निकालती हैं? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ऑफ कोर्स वक्त निकालना, बिकॉज हम पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं राइट। एंड ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना पड़ता है, तो टाइमिंग का कुछ ये नहीं होता उसमें कि ठीक है इतने बजे खाना खाना है तो उतने ही बजे हम खाना खा रहे हैं। तो टाइमिंग बहुत अप एंड डाउन होता है, स्लीप साइकिल स्लीप पैटर्न अफेक्ट होता है। सो whenever I get the time, I go out, I meet my friends, I take a trip, I travel. तो ऐसे थोड़ा I try to entertain you. देखें क्या है कि हिंदुस्तान में बजाते खुद पॉलिटिक्स में उतरना एक बड़ा चैलेंज है, और ऐसे हालात में मुमरा जैसे इलाकों में आपका आना एज अ वुमेन, आप क्या चैलेंजेस को फेस करती हैं मुमरा? देखो आई डोंट थिंक देयर आर एनी मेजर चैलेंजेस जीशान, क्योंकि है थोड़े बहुत चैलेंजेस माइंडसेट की वजह से जो आ जाते हैं। ऑफ कोर्स मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो चैलेंजेस थोड़े बहुत तो रहेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको चैलेंज समझ रहे हैं या हम उसको एक छोटा सा हर्डल समझ के क्रॉस कर रहे हैं। तो मुझे कोई मेजर चैलेंजेस नहीं लगते हैं, इवन बिकॉज आई फील लाइक मैं खुद के बिलीफ सिस्टम पे काम कर रही हूँ। बिल्कुल। खुद का वैल्यूज खुद का बिलीफ सिस्टम को ध्यान में रख के आई डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग ऑफ मी, कि मैं ऐसे काम कर रही हूँ या मैं कैसे काम कर रही हूँ। चैलेंजेस कब इंसान फील करता है, व्हेन यू ट्राई टू मेक योर सेल्फ फील बैड अबाउट समथिंग, कि अरे इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मुझे अभी ये मेरे लिए चैलेंज है, मुझे इसको ऐसा कैसे टैकल करूँ। मुझे टैकल करने जैसा कोई सिचुएशन लगता ही नहीं है कि ठीक है कुछ आ रहा है तो वो हर्डल हो सकता है, मेरे लिए चैलेंज नहीं हो सकता। क्या बात है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि मुमरा में ऐसी सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है अभी जो तुरंत सॉल्व होनी चाहिए? सो सिंस आई वर्क ऑन ग्राउंड लेवल, मैंने वो नॉलेज में जो प्रॉब्लम है वो है पानी की प्रॉब्लम। फिलहाल मुमरा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की प्रॉब्लम, जो जल्द से जल्द सॉल्व होनी चाहिए, और उस पर हमारे लीडर जो है अंदर हमारे डॉक्टर भूपेंद्र आर्ट साहब, वो उस पर एक्शंस ले रहे हैं। बहुत सारा पानी चोरी हो रहा है और ये सब करप्शन जो है सिस्टम में उसके वजह से। तो या दिस इज द प्रॉब्लम दैट शुड बी सॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल। मुमरा में पानी कितना साफ अवेलेबल है जनता के लिए? पानी जो आता है वो तो साफ ही है, पानी के क्वालिटी के ऊपर कोई इशू नहीं है, पहले आए तो पानी से बहुत सारी बीमारियां जन्म होती है। राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे आमदार साहब पानी की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इंशाल्लाह आप जब जीत के आती हैं तो आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या है? सो मैनिफेस्टो ऐसे डिसाइड तो नहीं किया है, लेकिन कुछ टॉपिक्स है दिमाग में जिन पर काम करना चाहती हूँ। मेजरली जो है वो औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के लिए एक स्टेप लेना है। इंशाल्लाह दुआ करे कि कामयाब हो जाऊं मैं उसमें। एंड अदर देन दैट एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि मैंने इतने अलग अलग जगहों का एजुकेशन सिस्टम को एक्सपीरियंस किया है। मुझे पता है मुमरा में क्या लैक करते स्कूल्स और टीचर्स और द होल एजुकेशन सिस्टम व्हिच वी नीड टू वर्क ऑन। तो वो मेरा एक टॉपिक हमेशा रहा है सिंस 5-6 years जब से मैं काम कर रही हूँ, तो आगे भी वो मेरा बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह। एंड क्लेanलीनेस एंड द फोर्थ टॉपिक इज माइंडसेट प्लस the personality development thing which majorly is required in मुमरा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं यंगस्टर्स है वो बाहर आते जाते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो ये सारी चीजें है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आई थिंक एजुकेशन ऐसी चीज है जो इंसान को डेवलप करता है एंड देन अपना एरिया भी डेवलप होता है। तो हमको पहले खुद को बनाना है, make sure that you are capable enough to stand in front of 10 people and talk. Right. तो अगर हम ये कर सकते हैं हम लोग अपने एरिया को भी डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि आप अपने चीजों पर खड़ी उतरेंगी इंशाल्लाह। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो मुमरा में टीएमसी है वो अपना काम कितने हद तक सही कर रही है? टीएमसी जो है सी अभी इलेक्शंस नहीं हुए बहुत टाइम से नगर सेवक के, तो सब बहुत लेट बैक है। अभी किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, तो कुछ ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। और हमने ये भी सुना है कि मुमरा में जो हॉस्पिटल है उनकी हालत
बहुत ज्यादा खराब है और कभी कभी ऐसा भी होता है इमरजेंसी वार्ड में उनको कलवा भेज दिया जाता है, तो इस पर आप क्या ख्याल रखती है? इस पर मेरा ख्याल ये है कि मुमरा में टीएमसी हॉस्पिटल को और बेहतर बनाने की जरूरत है, विच आई एग्री टू। एंड उसमें फैसिलिटीज लाने की जरूरत है, इक्विपमेंट्स है, बट वेल इक्विप्ड डॉक्टर्स नहीं है, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है जिनको पता हो कि ये मशीन को कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि हमारे आमदार ने सारे इक्विपमेंट्स और जो मशीनरी लगती है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वो सब अवेलेबिलिटी करके दी है, हॉस्पिटल इज रेडी टू रन, बट द मैनेजमेंट दैट इज देयर, it I don't think they are doing their job as it should be done. Right. तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का लूप होल है बहुत बड़ा हॉस्पिटल में। अगर मैनेजमेंट उसको स्ट्रांगली पब्लिक वेलफेयर के लिए, ये नहीं कि कितने पेशेंट आएंगे तो इतना पैसा कमाएंगे, नहीं, राइट, पेशेंट आएंगे उनको पहले ट्रीट करने की नीयत से काम करेंगे तो हो सकता है वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो, हॉस्पिटल चलाए। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप जिस इलाके से या मुमरा से आती हैं वहां पर स्कूल की सबसे बड़ी समस्या या प्रॉब्लम क्या है? स्कूल्स की ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट रिसेंटली मेरे नॉलेज में आया था कि स्कूल की फीस बहुत हाइक कर दी गई है बसेस के नाम पे, अलग अलग कंप्यूटर फीस एंड ऑल ऑफ दिस, बैग्स का फीस, उसके अलग अलग टॉपिक्स में इन्होंने स्कूल की फीस बढ़ा दी है। बट अगर देखा जाए तो पहले पास्ट में जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे स्कूल वाले और अभी जो प्रोवाइड कर रहे बच्चों को बहुत वास्ट डिफरेंस है उसमें। क्योंकि मैंने भी तालीम हासिल की है मुमरा की स्कूल से और फिर आउट ऑफ मुमरा भी, तो मुझे भी पता है कि अभी जो टीचर्स है, टीचर्स की जो क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, उनका बात करने का लहजा और कई सारी चीजें हम डेली बेसिस पे मिलते हैं लोगों को, तो समझ आता है कि पहले से अभी ट्रांजिशन हो गया है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो आई डोंट थिंक एनी बैड थिंग्स आर हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, और स्कूल स्मूथली चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे स्कूल में जो अंडर क्वालिफाइड टीचर्स रखे जाते हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो अंडर क्वालिफाइड टीचर्स की वजह से ये होता है निशान कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तो अंडरस्टैंड की ठीक है, अगर कोई चैप्टर इंग्लिश में सिखाया जा रहा है तो उसको इंग्लिश में ही, टीचर इंग्लिश में चैप्टर है तो ऑफकोर्स इंग्लिश में ही तुम उसको सिखाओ। बट कई सारी टीचर्स है जो बच्चों से ऐसा रिलेट करती है इमोशनल लेवल पे कि नहीं समझ रहे तो हिंदी में सिखा देते हैं, कि हमको बच्चों को जो इंग्लिश में बताना चाहिए वो हम हिंदी में सिखा के उनको बहुत कंफर्टेबल कर रहे हैं। और कंफर्ट हमको कभी भी हमारा बेटर वर्जन बनने नहीं देगा, हमको हमारे कंफर्ट लेवल से बाहर जाकर ही काम करना चाहिए। तो अंडर क्वालिफाइड टीचर्स की वजह से अंडर कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस वाले बच्चे बाहर आते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मेरी स्कूल से ये रिक्वेस्ट है मुमरा की कि कोशिश करो कि आप टीचर से क्वालिफिकेशन राइटली चेक करो उनको अपॉइंट करने से पहले, और अंडर क्वालिफाइड टीचर्स को डीमोटिवेट भी ना करे, उनको मोटिवेट करे कि आप इससे और एक डिग्री शायद ऊपर लेके आ जाए तो हमारी स्कूल में आपके लिए जगह हो सकती है। तो उससे वो भी मोटिवेट हो गए टू डू बेटर इन लाइफ। तो मेन चीज तो यही है कि टीचर्स को क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सही कहा आपने। और रिसेंटली अभी मैं मुमरा आया हुआ था मैस्को की करियर एक्सपो में, तो वहाँ मुझे मैस्को का अगर आपने नाम सुना हो तो वो एक एनजीओ है जो गरीब बच्चों की हेल्प करती है। उनका स्कूल भी लॉटरी सिस्टम पे चलता है। बिल्कुल, रेडियंट स्कूल है और जो अभी बहुत मैस्को की स्कूल बनी है। तो वहाँ मैं ऐसे कई पर्सनालिटी से मिला जो अभी वहाँ से निकले हैं, मैस्को से लॉयर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं और बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी। तो आप ऐसे एनजीओ के बारे में क्या ख्याल रखती है? ऐसी एनजीओ काम कर रही है, जैसे आपने खुद अभी मेंशन किया, मैस्को बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। फिर कालसेकर कॉलेज में भी हमारे दारुल रहमत ट्रस्ट के थ्रू ऐसे बच्चों के लिए भी काम किए जा रहे थे। एडमिशन में अगर कुछ फीस कोई पेरेंट्स नहीं दे पा रहे तो उनके लिए हेल्प हो जाती थी। तो ट्रस्ट एनजीओ है जो अपना काम उस हिसाब से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और अभी क्या हो रहा है ना कि पेरेंट्स बड़े लेवल पर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में स्टडीज वैसी नहीं हो रही है, या गाइडलाइन या रूल्स? यस,
गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टडीज वैसी होने का मतलब नहीं है, स्टडी तो सिलेबस तो सब जगह सेम है, अनलेस अनटिल अगर आपका बोर्ड डिफरेंट है। एसएससी बोर्ड से हटके अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो तो फिर ऑफकोर्स उसका एजुकेशन सिस्टम अलग होगा। आईसीएसई बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एसएससी जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी में आ जाती है, टीएमसी स्कूल में। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोविजन और जो फंड्स होने चाहिए, हम मुमरा में रहते हैं, मुमरा में भी टीएमसी स्कूल्स हैं, तो हम देखते हैं कि वो फंड्स और प्रोविजंस टाइम पे नहीं आते। अभी जैसे ठंडी के मौसम में बच्चों को स्वेटर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, तो जो बच्चों को स्वेटर्स ठंडी में मिलने चाहिए थे वो ठंडी खत्म होने के बाद गर्मी में स्वेटर पहुंचे। तो ये गवर्नमेंट का लैप्स है आई थिंक, एंड इस पे काम करना चाहिए कि हम अपने स्कूल्स एरियाज को बेटर कैसे करें, क्योंकि एजुकेशन ही ग्रास रूट लेवल पे वो टॉपिक है जिसको पकड़ के अगर हम चले तो हम डेवलपमेंट की सीढ़ी और जल्दी चढ़ सकते हैं। जितना जल्दी बच्चों को आगे बढ़ाओ, तो टीएमसी स्कूल्स गवर्नमेंट को टारगेट करनी चाहिए कि कौन सी स्कूल में, कौन से रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज में भी टीएमसी स्कूल्स है जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज टाइम टू टाइम नहीं दी जा रही है। बच्चों को कैंटीन का खाना भी सही से नहीं उनको पहुंचता है, टॉयलेट्स और वॉशरूम देख लो टीएमसी स्कूल के, तो गवर्नमेंट के फंड्स किधर जा रहे हैं? अगर ये टीएमसी स्कूल्स में आप एक अलॉटेड फंड है, वो जो जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो स्कूल्स की हालत खस्ता है। और उसकी वजह से ऑफकोर्स कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा, कि गरीब माँ बाप भी नहीं चाह रहे कि हम टीएमसी में पढ़ाएं। मेरे पास ऐसे डेली बेसिस पे कई सारे फीमेल्स आते हैं जो हाउस कीपिंग के काम करते हैं, मेड्स है वो, एंड दे आर टेलिंग अस कि मैं 2 घर एक्स्ट्रा काम करूंगी बट अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो बच्चे का फैसिलिटी उधर वैसा मिल ही नहीं रहा उसको, तो हालत ऐसी है फिलहाल। और आपने अभी एजुकेशन सिस्टम की बात की तो मुझे फौरन याद आया कि अगर चाइना में देखें तो वहाँ वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम है, और अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ इतने सारे स्टेट है, वो स्टेट बोर्ड है, उसके बाद इंटरनेशनल बोर्ड है, सीबीएसई है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा फर्क क्यों करके रखा हुआ है कि मिडिल लेवल, अगर मिडिल क्लास लोग हैं तो स्टेट बोर्ड में पढ़ेंगे, थोड़ा हायर है तो वो सीबीएसई पढ़ेंगे। अभी देखो चाइना में ऐसा है ना कि थोड़ा फनी लगेगा बट सब एक ही है, सब एक ही जैसे है, और इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी, राइट। सो आई वुड लाइक टू आंसर इट दिस वे ओनली कि डाइवर्सिटी के लिए इंडिया जाना जाता है, और चाइना में तो तुम जाओ तो सब तुमको बोलेगा ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, इसके, तो उधर एजुकेशन सिस्टम ही वन नेशन वन एजुकेशन, जो जैसा यू कोटेड। But India में I am glad that we have so many education systems so that people also have options to choose from. Right. क्योंकि इतनी diversity है, अलग अलग religion, अलग अलग caste, अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, and किसी का income group कम है, कोई कम income group से आता है, कोई ज्यादा income group से आ रहा है, अमीर है, गरीब है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कोई है जो एसएससी प्रेफर कर रहा है, कोई सीबीएसई प्रेफर कर रहा है, कोई आईसीएसई कर सकता है, कोई आउट ऑफ इंडिया भेज रहे अपने बच्चों को, तो डाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है। और हमारे मुमरा में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन इंग्लिश में बात करते हुए, टॉक करते हुए हिचकिचाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स हैं, स्कूल है, या बच्चे खुद हैं? देखो जिम्मेदार तो मैं किसी को नहीं ठहराना चाहती इसमें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग होती है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो परवरिश का एक तरीका होता है, सबके माँ बाप अपने तरीके से बच्चों को तालीम देते हैं और अपने हैसियत के हिसाब से देते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप की अपब्रिंगिंग भी अच्छी हुई होती है, उनको पता है कि इंग्लिश की क्या अहमियत है, इंग्लिश कितना बड़ा पावर रखता है दुनिया में, हर कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, कुछ कंट्रीज छोड़ के। बट कुछ माँ बाप ऐसे भी है जिनको इंग्लिश से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है जिनका, जो शायद तालीम भी नहीं हासिल कर पाए होंगे अपने फैमिली के जरिए। तो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को कैसा मोटिवेट करे? तो इसमें एंटर करती है ये चीज कि बच्चों का खुद का ड्राइव, खुद का मोटिवेशन, खुद की कंसिस्टेंसी, खुद पे अपना हार्डवर्क, ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो हमको अपने माहौल को, अपने आप को कॉम्पैक्ट करने नहीं देना चाहिए। वी कांट पुट आवरसेल्व्स इन अ बॉक्स थिंकिंग कि अरे मेरे तो घर में माहौल ही नहीं है, मेरे माँ बाप को भी इंग्लिश नहीं आती, दादा दादी को ही नहीं आई, तो मम्मी पापा को कैसे आई, हमको कैसे नहीं आई।
और तुमको नहीं आ रही है तो तुम काम करो वो चीज के ऊपर, सीखने की चाह लाओ अपने अंदर, सो दैट यू आर केपेबल इनफ टू गो आउटसाइड एंड स्टैंड 10 लोगों के सामने जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आ रही है, तुम भी उनमें से एक रहोगे। राइट। So this is what we can do. बहुत अच्छा कहा आपने। दरअसल मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जितना किया वो हमें लगता है इनफ है, उनसे Of जितना course. बन सकता था उन्होंने किया। Of course, और एक चीज देखी जाए तो हर माँ बाप पहली बार ही माँ बाप बनता है। हमारे माँ बाप भी जो वो कोई माँ बाप ट्रेनिंग लेके नहीं बनता है, बिल्कुल। तो सब माँ बाप का बच्चों को अपब्रिंगिंग का तरीका अलग होता है। राइट। कोई माँ बाप एक तरीके से बच्चों को बड़े कर रहे, कोई दूसरे तरीके से कर रहे, तो सबके अलग अलग तरीकों की वजह से देयर आर सो मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड, बिल्कुल। ऑफ कोर्स। सो वी कांट जस्ट ब्रिंग इट डाउन टू कि ठीक है माँ बाप ने सिखाया नहीं तो आया नहीं, स्कूल ने सिखाया नहीं तो आया नहीं, यानी क्यों तुम क्यों नहीं सीखे? अवेलेबल है डिजिटल, इतना डिजिटल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, दूसरी चीजें देख रहे हो, अपने आप को पॉलिश करो, लर्न थिंग्स फॉर योरसेल्फ, टीच योरसेल्फ, और कभी अपन कितना भी सीखे वो कम नहीं होने वाला है। बिल्कुल। तो हमें अपने वालिदैन से कभी ऐसी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किन चीजों को सहकर आपको स्कूल भेजते हैं, स्टडीज के लिए भेजते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जो ये चीजों से गुजरते हैं कि उनके मम्मी पापा देखो कितना कर रहे हैं उनके लिए, हमारे मम्मी को तुमने क्या किया हमारे लिए? जितना उन्होंने किया उन्होंने उनके 100 से ज्यादा ही दिया है। अब तुमको नहीं पता कि वो उसके मम्मी पापा को 100 देना पड़ा जब भी उसको वो मिला है, कि उसके मम्मी पापा के 50 में ही उसको वो मिल गया। किसी का पावर कितना है, यू कांट जज इट दैट। सो नेवर ब्लेम योर पेरेंट्स फॉर एनीथिंग, बिकॉज दे हैव गिवन यू एवरीथिंग पॉसिबल। नाउ इट्स योर ड्यूटी to get things for yourself. बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको अगर ये सुनने में आया हो कि मुंद्रा में ऐसी भी स्कूल चलती हैं जहां स्कूल वाले बच्चों को फोर्स करते हैं कि आपको हमारी ही क्लासेस में एडमिशन लेना है, तो आप ऐसी स्कूलों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, या फिर बच्चों के लिए आप ऐसी स्कूल में क्या करना चाहिए? देखो, क्लासेस का तो ऐसा है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्लासेस की जरूरत होती है, थोड़ा सा समझने में इशू होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला स्कूल्स में भी सिखाने का तरीका जो होता है कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते पेरेंट्स की, इधर नहीं सीख रहा है। बट देखा जाए अगर ये होल सिनेरियो को एक नजर से, तो क्लासेस की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम स्कूल्स में फीस दे रहे हैं, और किस चीज की दे रहे हैं, उसको पढ़ाने की ना, तालीम देने की, तो वो फीस किधर जा रही है? बच्चा अगर इधर से सीख नहीं रहा, इसको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत क्यों पड़ती है? पहले तो माँ बाप को ये सेल्फ अवेयर होना जरूरी है कि तुम पैसे दे रहे हो ना, तो देखो कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से इसे सिखाए। और अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो तुम्हारे यू हैव द राइट टू गो एंड आस्क द टीचर्स एंड द होल स्कूल फैसिलिटी कि व्हाई डिडंट माय किड अंडरस्टैंड दिस, और अगर वो बोल रहे हैं कि हमने नहीं समझाया तो स्कूल फॉल्ट में, तो इस पे तुम एक्शन ले सकते हो। बट पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, इजी वे, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उनको समझ नहीं रहा ये स्कीम क्या चल रही है। ये एक स्कीम है जो सालों से चलते आ रही है। पहले ट्यूशन होते थे ना, जैसे, तो ट्यूशन में तो सब बच्चे जाते थे जिनको स्कूल में नहीं समझ आता था, बट वो एक अलग कैटेगरी में चलता था। देयर वर फीमेल टीचर्स जो घर पे ट्यूशन सिखाती थी, इफ यू रिमेम्बर। सो दैट वाज लाइक एन एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन फॉर टीचर्स वर्किंग इन स्कूल्स, बिकॉज स्कूल्स डोंट पे टीचर्स दैट वेल। तो ट्यूशंस के अगेंस्ट नहीं हो, ट्यूशंस तो आज भी अगर चले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी गए, कुछ क्लास में ट्यूशन की जरूरत पड़ी थी तो ट्यूशन में गए। और टीचर्स बहुत, ट्यूशन का ऐसा है ना कि तुमको प्राइवेट अटेंशन मिलता है, पर्सनल अटेंशन टीचर दे पाती है। हमारी स्कूल की स्ट्रेंथ देखो क्लास की, 60 के बच्चे, 60 के ऊपर बच्चे हैं, 60 के अबव क्लास की स्ट्रेंथ होती है। तो पर्सनल अटेंशन कैसे दिया जाएगा स्टूडेंट को, कैसे समझाएगी टीचर्स? तो ये सारे लूप होल्स है जिसपे आई थिंक काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आपने ये नोटिस किया हो, बहुत सारे स्कूल में जो मैनेजमेंट है वो अपने पूरे खानदान को भर के रखते हैं, यानी अगर चाचा है, भतीजा है, बहन है, सिस्टर है, सबको वो एक एज ए टीचर पेश करते हैं डिग्री लेकर। उनके पास स्किल नहीं है पढ़ाने की, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इससे बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब हो रहा है। right. तो ऐसे स्कूल के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही है कि ठीक है, समझ आता है कि इस्लाम भी यही सिखाता है कि अपने आसपास के रिश्तेदारों को सबसे पहले अहमियत दो, अगर वो जरूरतमंद है तो
बाहर लोगों की हेल्प करने से पहले, बट ये भी देखो कि आप उनको वो हेल्प पहुंचा रहे हो, वो हेल्प के जरिए आगे किसी का अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बिल्कुल सही कहा। ये देखना भी बहुत जरूरी है। और अगर अच्छा हो रहा है तो ऑफकोर्स आप हेल्प पहुंचाओ। जैसे आपने जो केस बताया कि स्कूल्स में अगर आप अपने रिश्तेदारों को लगा रहे हो तो मेक श्योर करो कि किसी बच्चे का अच्छा हो, अगर वो स्कूल में अपॉइंटेड है तो। और अगर वो नहीं है उतने क्वालिफाइड कि उनसे कोई एक बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो सके या कुछ हो, तो वैसे फैमिली मेंबर्स को स्कूल्स जैसी एजुकेशन के एरिया में आई डोंट थिंक ये अपॉइंट करना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है आप किधर और जॉब्स पे लगे, कुछ और करे। और खुद से भी अगर आपको पता है कि यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू टीच समबडी समथिंग, जस्ट डोंट डू दैट थिंग। जितना हमको पता है उतना ही करना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें बहुत फख्र होता है कि आपने जो स्टडीज है अपनी इटली से की है। तो आपको इंडिया और इटली के एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क नजर आता है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। वहां पर उनका सिस्टम ऐसे नहीं चलता कि टीचर्स एक तो पहले वो डिजिटली सिखाते हैं। राइट। इंडिया में है स्कूल्स में, मेरी स्कूल में मैं बचपन से डिजिटल सीखी हूँ तो मेरे लिए वो कुछ न्यू नहीं था। हमारे स्कूल में ग्रीन बोर्ड भी था, व्हाइट बोर्ड भी था। तो जो प्रोजेक्टर से हम पढ़ते थे वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे, एंड ग्रीन बोर्ड साइड में लिखने के लिए होते थे। तो 2 बोर्ड होते थे एक क्लास में, बच्चे बस 20। तो ये विलबोंग, ये जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये स्कूल का तरीका होता है कि वो प्राइवेट पर्सनल अटेंशन भी दे पा रहे हैं बच्चों को। तुम डिजिटली सिखाओ, तो आज जब जमाना इतना डिजिटल हो गया है तो स्कूल्स क्यों पीछे है फिर डिजिटल मीडिया में? आप भी लाओ अपने स्कूल्स में ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी चीजें, ताकि बच्चा भी अपडेटेड रहे। और दूसरे बच्चे, ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंगली सिखाया जाए तो उनको समझ आता है, और कुछ बच्चे बोर होते हैं जैसी पढ़ाई हमारे स्कूल्स में दी जाती है। तो एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो बच्चों के लिए। तो आई थिंक ये जो डिफरेंस है डिजिटलाइजेशन में, कि वहां पर, और ऑफ कोर्स उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका इमोशनल अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, ये सारी चीजें लैक करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम। तो आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस पर ही मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बदलापुर है मुंबई से बाहर का इलाका है, और मुमरा जो मुंबई के अंदर आता है, इसके बावजूद भी बदलापुर में डिजिटल स्कूल चलाई जाती है। और हमारे मुमरा में डिजिटल स्कूल नहीं है, तो हमारे आमदार साहब आने वाले वक्त में ऐसा कुछ स्कीम है उनका? मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कोई स्कूल ऐसे लाने की जिसमें डिजिटलाइजेशन हम एडप्ट करें और बच्चों को वो तरीके से तालीम दे सके। इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ऐसी लड़की और लड़कियां जिसके लिए हम आरटीई लेकर आते हैं और उनको बताते हैं राइट टू एजुकेशन क्या है, वही लड़कियां क्या करते हैं, आगे चलकर कॉलेज ड्रॉप आउट करके रील्स बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। तो आप ऐसे नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी जीशान ऐसा है कि सोशल मीडिया बहुत वास्टली फैल गया है अगर हम देखें तो उसमें ड्रॉबैक्स, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है ऑफ कोर्स। एंड बच्चों का जो है वो माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि तुम क्या तरीके से अपनी लाइफ देख रहे हो। तो बच्चों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, बी इट सोशल मीडिया, बी इट एजुकेशन, बी इट एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। आजकल जो भी चल रहा है, रेप केसेस हो गए, आरटीई की, अपने अभी आरटीई का टॉपिक निकाला, आरटीई के बारे में भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। फिर कई सारी चीजें जिनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो मालूमात ना होने की वजह से और गलत मालूमात होने की वजह से बच्चे बहक जाते हैं। बच्चों को समझ नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और आजकल अगर आप देखें तो बच्चों की भी गलती नहीं है कि वो टिकटॉक बना रहे, वो रील्स बना रहे। इतने छोटे बच्चे जो जिनको हम खुद फीड करते हैं, वो एज के बच्चे आप देखोगे, तो पेरेंटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पेरेंट्स, हमारे माँ बाप ने हमको 10th स्टैंडर्ड तक पता ही नहीं था कि फोन क्या होता है। उनके फोन देखते थे कि ठीक है आया तो खाला चाचा मामा से फोन पे बात हो गई है, बट फोन क्या है वो हमको अलाउड नहीं था। एंड दिस इज हाउ वी बीन ब्रॉट अप। एंड आई थिंक अभी जो पेरेंटिंग हो गई है ना, वो बहुत लेट बैक हो गए। पेरेंट्स अपना काम इजी कैसे करें
वो ज्यादा सोच रहे हैं कई सारे और हमारे cases में। वालिदैन ने हमारे ग्रो अप पे बहुत हेल्प आउट किया है। हमें हमें लगता है कि ये जो जनरेशन है, ये जो माँ बाप की जनरेशन जा रही है, ये ऐसी लास्ट जनरेशन है जिसको मोबाइल सही तौर पर यूज भी करने नहीं आता है। नहीं आता है, सही बोल रहे हो। और इसमें ये चीज इन्वॉल्व होती है कि जब आप अपने बच्चों को लिमिटेशन रख रहे हो, तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ सेट कर रहे हो, वो लिमिट वो बच्चा फॉलो करेगा तो ही वो बच्चा आगे जाके एक सर्टेन वे में बनेगा। बिल्कुल। तो वो माँ बाप का काम है पेरेंटिंग अपनी चेंज करो। अभी कुछ बच्चे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सामने फोन रख देते हैं वो ऐसे, और इधर मम्मी बैठी है, बच्चे को चेयर पे बिठाया और इधर से हाथ आ रहा है और वो ऐसा खा रहे हैं और बच्चा सामने देख रहा है। मैं बच्चे को पूछा, आवाज देखी कि क्या खा रहे हो बेटा, तो उसको पता ही नहीं कि उसके मुंह में जा रहा क्या है। एंड व्हेन यू आर ईटिंग, हमको इस्लाम भी सिखाता है कि खाने को इज्जत दो, खाने को ऐसा इज्जत दे के खाओ कि वो अल्लाह की दी हुई चीजें, नियामत है अपने सामने। और हम जब बचपन में बच्चे को मोबाइल दे रहे खाने के सामने, तो बच्चे को वो चीज तो मिस करा रहे हो जो हमारा रिलीजन सिखा रहा है। तो इस्लाम और ये सारी चीजें भी इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, जो कि माँ बाप का काम होता है कि बच्चे को बोलो एक खाने के टाइम पे फोन नहीं लेके बैठो। करते थे हमारे पेरेंट्स ऐसे, टीवी बंद करो, खाने को देख के खाना खाओ, खाने की इज्जत करो। तो ये सब चीजें कहाँ चली गई? ये सब चीजें इन्वॉल्व और बच्चों के लाइफ में इनकलकेट करना बहुत जरूरी है, सो दैट दे ग्रो अप नोइंग दीज थिंग्स कि नहीं खाने का टाइम है तो फोन मुझे साइड में ही रखना है, मुझे पहले उसको अहमियत देनी है, खाना फिनिश करना है। क्योंकि जैसी तरबियत होगी फिर नेक्स्ट जनरेशन तक वही पहुंचेगा। एग्जैक्टली। और माँ बाप सोच रहे कि खा रहा नहीं है, मोबाइल दे दो खा लेगा, मेरा काम इजी हो गया। मत करो इजी अपना काम, क्योंकि तुम्हारा काम इजी करने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और वो सोसाइटी में एज अ होल आ रही है। क्योंकि तुमको देख के कोई और पेरेंट को तुम सजेशन दे रहे हो कि अच्छा नहीं खा रहा था, मोबाइल लगा के दे दो खा लेगा, देखो। तो वो 1 से 2, 2 से 3, तो ये साइकिल चेन बन जाती है, बन गई ये चेन। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक समाज के लिए, सोसाइटी के लिए डीमेरिट्स है, तो हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो आपने अगर भिवंडी के रईस शेख एमएलए का नाम सुना हो, तो वो हर साल वहाँ पर जश्न तालीम करते हैं, हर साल वो करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो हमारे मुंब्रा में ऐसा कोई जश्न तालीम होता है एजुकेशन को लेकर? एजुकेशन को लेकर तो आज तक ऐसे कोई हमने किया नहीं है जीशान, टू बी ऑनेस्ट, बट वी हैव डन क्वाइट अ फ्यू इवेंट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। क्योंकि मुमरा में हमारे बच्चे काफी सारे हैं जो तालीम में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, बट स्पोर्ट्स में माशाल्लाह है, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। क्रिकेटर्स है, फिर फुटबॉलर्स है, बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग मैदान पे, ग्राउंड्स पे जाते भी खेलने के लिए, स्टेडियम में फुल टाइम ट्रेनिंग होती है ये सारे स्पोर्ट्स की। तो उड़ान हमने लास्ट ईयर आर्ट साहब ने, हमारे आमदार ने, सारी जो मुमरा की स्कूल, मुमरा एंड कलवा, दोनों एरियाज की स्कूल्स कॉलेजेस जो भी थे, उनके बच्चों के लिए हमने एक पूरा स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया था फॉर 8 days, व्हिच वेंट ऑन फॉर 8 days इन मुमरा स्टेडियम ओनली। और बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स थे, आर्म रेसलिंग, बैडमिंटन, देन चेस, कैरम, और आई डोंट रिमेम्बर बट अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स। और उसमें हमने देखा कि कई सारे बच्चे जो थे जिनको हम जानते भी नहीं थे कि वाह ये बच्चा इतना टैलेंटेड है, वी कैन पुश हिम फॉरवर्ड। क्या बात है। तो ऐसे बच्चे उभर के आए, निकल के आए। तो ये छोटे मोटे इवेंट्स करते, प्लस एजुकेशन से आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, कैंप्स लगाती हूँ, जॉब फेयर भी करती हूँ, सो दैट किड्स कैन लर्न कि कैसे हमको कम्युनिकेट करना है, इंटरव्यूज कैसे क्रैक करना है। सो वी हैव सोशल वर्कर्स इन मुमरा जो बच्चों के लिए एजुकेशन वाइज भी और ये सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तहत भी हम ये सारे इवेंट्स करते हैं। बट जैसा आपने भिवंडी वाला मेंशन किया, इतना ग्रैंड तालीम को लेकर कुछ किया नहीं, बट इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप जरूर इस चीज पर गौर करेंगे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि एज अ मुस्लिम मदर टंग हमें उर्दू मिली थी। उर्दू इतनी शीरीं जुबान है, इतनी प्यारी जुबान है कि अगर हम इसमें बात करें तो जो अदर पीपल हैं, गैर मजहब के लोग हैं, उन्हें रश्क होगा कि क्या उर्दू कह रहा है। लेकिन जब मैं अपने इलाकों को देखता हूँ, मुमरा देखता हूँ, गोवंडी देखता हूँ, साईं कुर्ला, ये सारे इलाकों को देखता हूँ, तो वहाँ जो रफ लैंग्वेज यूज की जाती है, किधर आ रही है बे, किधर जा रही है, क्या रेला है क्या,
तो मुझे बड़ा दुख होता है जनरेशन को लेकर, क्योंकि लैंग्वेज में भी ये परफेक्ट नहीं है, तालीम में भी ये नहीं है, कहीं ना कहीं पीछे है। तो आप ऐसे नए जनरेशन को आप क्या पैगाम देना चाहें? मेरा यही पैगाम है बच्चों को कि अपने आप को पॉलिश करो, सीखो चीजें, नई नई चीजें सीखो। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नॉलेज नहीं है जिनके बारे में, और जितनी नॉलेज लोगे दुनिया में उतना कम है। लास्ट में भी ऐसा होगा कि यार ये छूट गया, ये नहीं सीख पाया। इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी रखो अपने अंदर ड्राइव रखो, मोटिवेशन रखो, अपने आप को अपडेट करने का सोचो। आउटडेटेड चल रहे हैं अभी फिलहाल हम। जैसा आपने बताया, आपकी बातों का मतलब ही यही है कि आउटडेटेड है कि और पीछे जाते जा रहे हैं, जबकि आगे आना चाहिए। तो आगे आने के लिए खुद को बनाने की बहुत जरूरत है। खुद की ग्रोथ ही हमको उतना एम्पावर, अगर हम खुद को करेंगे तो खुद की ग्रोथ हमको दूसरों को भी मोटिवेट करने के लिए ये करेगा। बिल्कुल। तो प्लीज ट्राई टू stay motivated and motivate others also around you. बिल्कुल, और जुबान सीखनी भी चाहिए हमको। मुस्लिम्स ही नहीं, अगर आप देखें तो उर्दू की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और अभी इंडिया में भी उर्दू को लेकर हमारे कुछ मसले भी हुए थे कि उर्दू लैंग्वेज को लेकर। आई थिंक उर्दू पंजाबी, अगर आप देखो पंजाबी को बहुत अच्छी उर्दू आती है। उनकी पोएम्स भी लिखी हुई है उर्दू में, वो उर्दू पढ़ते भी है, लिखते भी है। तो उर्दू इज नॉट जस्ट मुस्लिम लैंग्वेज, राइट? इट इज नॉट रिलीजियस थिंग कि हमको हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी सिर्फ नॉन मुस्लिम्स की है। बिल्कुल। तो उर्दू भी ऐसी लैंग्वेज है कि आप सीख सकते हो जैसे इंग्लिश है। बिल्कुल। मुमरा में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी इस्तिताअत नहीं है, जो गरीब हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं है अपनी तालीम मुकम्मल कर सके, तो उनके लिए कोई स्कॉलरशिप स्कीम या कुछ? So since 5 years मैं एक स्कीम पे काम कर रही हूँ जिसका नाम है RTE। क्या बात? तो RTE का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। आई एम श्योर यू नो, बट ऑडियंस के लिए मैं बता दूं। राइट टू एजुकेशन एक गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जिसके तहत हम अंडर प्रिविलेज, जैसे कम तबके के लोग जो आते हैं, जिनके वालिद की इनकम 1 लाख से कम हो, वो बच्चों को हम स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स, TMC नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में उनका एडमिशन हो सकता है। और वो 1st से लेकर 10th तक, अगर वो स्कूल 10th तक रजिस्टर्ड है, कुछ स्कूल्स है जो 7th 8th और 9th तक भी रजिस्टर्ड है, तो वो बच्चे वो स्कूल्स में फ्री में तालीम हासिल कर सकते हैं, फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है जो 2009 में एक्टिव हुई है एंड सिंस देन चल रही है। बट मेरे नॉलेज में 2020 में आई है। तो 2020 से मैं ये स्कीम पे काम कर रही हूँ, क्योंकि कोविड का दौर था उस वक्त। और बहुत अच्छी स्कीम है माशाल्लाह, एंड आई वांट टू वर्क मोर ऑन दिस, ताकि ऑल ओवर महाराष्ट्र से बच्चे इस स्कीम का फायदा उठा सकें। अच्छा हुआ आपने इसका जिक्र यहाँ किया। जितने हजारों लोग यहाँ सुनेंगे उनको इससे फायदा होगा इंशाल्लाह। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने रिसेंट अपडेट न्यूज देखा हो, तो सैयद मोहम्मद आरिफ मोइन है, ऑल इंडिया रैंक 594 लाया है उन्होंने UPSC में, जो भिवंडी शहर से है। Congratulations to him. तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे मुमरा में ऐसी कोई कोचिंग आने वाली है इन फ्यूचर, या हमारे आमदार जितेंद्र साहब ट्राई कर रहे हैं इसके लिए? हमने इसकी प्लानिंग की है जीशान, क्योंकि UPSC के एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद। मुझे पता है कि कितना ज्यादा प्रिपरेशन लगता है उसके लिए, कितना फोकस लगता है, बच्चों को कितना टीचिंग की जरूरत होती है। सो आई माई सेल्फ हैव अ फ्यू प्लान्स ऑन दिस कि UPSC के बच्चों के लिए हम कुछ अरेंज करें। तो मुमरा में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके साथ कोलैबोरेट करके आई एम वर्किंग ऑन अ प्लान। दुआ करेंगे इंशाल्लाह कामयाब हो जाए हम लोग इसमें, और UPSC के बच्चों को हम वो स्पेस क्रिएट करके दे पाए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या बात है, इंशाल्लाह जरूर, बहुत अच्छी बात है ये। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि मुमरा में जो ख्वातीन हैं, वुमेन हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या अभी के टाइम पर क्या है? I think when it comes to women, they need to be financially independent. सबसे मेन मुद्दा तो ये है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि औरतें मजबूर है बिल्कुल
कि हस्बैंड्स को कुछ बोलने के लायक भी नहीं है ना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है राइट देश में हमारे, जॉब्स नहीं मिल रहे। तो गरीब तबके के लोग क्या ही करेंगे अगर इंजीनियर्स भी जॉबलेस है, बिल्कुल पायलट्स जॉबलेस है, कई सारे ग्रेजुएट्स जॉबलेस है। राइट तो औरतों का मसला इधर आ जाता है कि इनकम की कमी की वजह से दे कांट डू एनीथिंग। राइट सो आई थिंक मेन मसला ये है, एंड आई बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन इनकम जनरेशन फॉर विमेन स्पेशली। ड्यूरिंग कोविड बहुत मास्क बिक रहे थे, सो आई ट्राइड टू गिव देम ऑर्डर्स। ऐसा बहुत सारे मास्क देके उसका थ्रेड जो मास्क में लगाते हैं हम लोग ऐसा कान पे पीछे, वो वाला थ्रेड एंड एवरीथिंग, तो वो मास्क स्टिच करने का काम मैंने घरों तक लेडीज के पहुंचाया था, सो दैट दे कैन जनरेट अ बिट ऑफ इनकम। इतना ज्यादा तो नहीं होगा बट कुछ तो रहेगा, कुछ नहीं से बेटर। एंड कपड़े होते हैं उस पे डायमंड्स वगैरह टाकने का काम होता है लेडीज के लिए, तो वो मैं कोशिश करती हूँ औरतों तक पहुंचाऊँ वो काम, सो दैट उनको एटलीस्ट एक कपड़े के पीछे पर पीस के हिसाब से कुछ अमाउंट मिलता है। सो दे ट्राई टू डू दैट ऑल्सो। तो इनकम जनरेशन का मेन मसला है, बिल्कुल वी वर्किंग ऑन इट। बहुत अच्छी बात है कि आप इस पर काम कर रही हैं या करेंगी। और मैं आपको ये भी एक मसला बताऊं औरतों का, कि जो औरतें शादीशुदा हैं लेकिन पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन पर चाहे दहेज दहेज को लेकर या किसी भी चीज को लेकर घर में बहुत तशद्दुद होता है, घरेलू तशद्दुद होता है, उनको प्रॉब्लम्स डोमेस्टिक वायलेंस होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है उनको। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब आप आती हैं एज अ कैंडिडेट तनवर नगर की, तो आप उनको क्या उनके लिए राह निकालेंगी, सोल्यूशन निकालेंगी? सी कैंडिडेट का तो डिक्लेरेशन 5 साल पहले ही हो गया था, तो कैंडिडेट वाला कुछ टॉपिक है नहीं फिलहाल कि अगर मैं आती हूँ तो। सो आई हैव ऑलरेडी पुट माई फुट इन दीज प्रॉब्लम्स। मैंने ऑलरेडी कई सारे डोमेस्टिक मसले हल किए हैं लेडीज के जो आते हैं, इमोशनल लेवल पे रिलेट करती हूँ मैं जो मसलों से, मुझे लगता है कि नहीं ये जेन्युइनली जरूरतमंद है एंड उनको हमने हेल्प करने की कोशिश करी है। अब मसला ऐसा है जीशान की एक छोटा मसला नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस सालों से चलते आ रहा है। ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है, डोमिनेशन होता है जो मेल्स में, फिर ईगो प्रॉब्लम होता है। इट्स अ नेचुरल प्रॉब्लम दैट द मैन इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू इन हिज हेड, एंड आ जाता है वो औरतों के ऊपर। एंड विमेन आर मेड इन अ सर्टेन वे कि आप उनको कितना भी प्रेशराइज करो ना, वो प्रेशर ले लेंगे। औरतें बनाई वैसी जाती है कि आप प्रेशर करो, एक प्रेशर लेंगे, बट कुछ औरतें होती है जो एक हद तक लेगी, और वो कौन सी औरतें, वो आज की औरतें जो एक हद तक लेगी और उसके बाद वापस देगी। तो मुझे लगता है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ये जनरेशनल थिंग है, मतलब वो एक जनरेशन पे रुक गया है। आई एम श्योर अगर देखा जाए तो आज के जनरेशन में ये हमको ज्यादा देखने नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस और घर में दहेज को लेकर और इसको लेकर जो दिमाग जिनका अभी भी पीछे चल रहा है उनके उसमें देखने को मिलता है। बट इट्स ऑन अस टू टेक अ स्टैंड ऑन इट। अगर तुमको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, गलत है, नहीं होना चाहिए, आवाज उठाओ। आवाज इम्पोर्टेंट है, वो उठाओ तो दुनिया में आगे जा सकते हो, बट गलत के हक में नहीं उठाना, सही के हक में उठाना, वो इम्पोर्टेंट। ये बताएं कि अभी मुमरा में हाल ही में एक रेप केस हुआ जो मुमरा के लोगों के लिए शर्मनाक था, तो इस पर अभी क्या एक्शन चल रहा है? इस पर एक्शन चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दी है, और हमारे तरफ से तो यही मांग है कि वो रेपिस्ट को फांसी देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही यू कांट इवन, आई डोंट इवन हैव अ वर्ड टू से कि उसको कैसे भी डिस्क्राइब करे, बहुत गंदी चीज है जो भी हुआ है, जब भी हादसा हुआ है, इट्स जस्ट अनरियल एंड अनएक्सेप्टेबल, इनह्यूमन। You can't even think about it in your wildest dreams also कि किसी 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो भी सकता है। तो रेपिस्ट को फांसी की सजा देनी चाहिए, और हम तो बोल रहे हैं कि मुमरा के गेट पे लटका के दो। बिल्कुल एम गेट जो आर्ट साहब ने बनाए हैं उस पे रेपिस्ट को फांसी दो। क्यों? क्योंकि आज तक मुझे बताओ हमारे देश में, इंडिया में इतने सारे रेप केसेस हुए हैं लड़कियों के, मतलब लड़कियों को एक खिलौना समझ लिया गया है एक हिसाब से देखा जाए तो किसकी सजा ऐसे सुनाई दी है आपको? पर्सनली आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन कि तुमको तुम्हारा दिल दहल गया हो सुन के कि ऐसे रेपिस्ट को तो ये सजा हमारे देश ने दिया है, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से ये सजा मिली है? नहीं मिली। नहीं।
तो इसीलिए तो डर नहीं है। बिल्कुल, तो गाइडलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूल्स जितने ज्यादा कड़क होंगे, लोग उतना ज्यादा, या फिर जो मुजरिम है उतना ज्यादा डरेगा। एग्जैक्टली हमने हमारे प्रोटेस्ट में यही डिमांड किया, हमने लेटर्स वगैरह भी सबमिट किए कि एटलीस्ट पूरे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को हम शरिया करने नहीं बोल रहे, लेकिन एटलीस्ट रेप के जो लॉज है जो आपने लगाए हैं, रेप के कानून जो है उसको शरिया के हिसाब से चलाओ। बिल्कुल शरिया में जैसे सऊदी में सर कलम हो जाता है रेपिस्ट का, राइट है, फिर चाइना में उसको ऑन द स्पॉट शूट आउट का ऑर्डर है, राइट कोरिया में अलग ऑर्डर है, जिधर भी आप सुनो मारने का ही ऑर्डर है और ऑन द स्पॉट डेथ। बिल्कुल तो मतलब थोड़ा 2 दिन का प्रोसीजर अगर हो गया तो 2-3 दिन तो लगता है, वो अंडरस्टैंडेबल है। बिल्कुल लेकिन तुम उसको 1-1 महीना 2-2 साल एक रेप केस को तुम खींचोगे तो लोगों के दिल में तो डर आ ही नहीं रहा है उसके वजह से, कि Right. पता है कि पैसे वाला है तो उसको तो ये भी पता है कि थोड़े दे दूंगा तो छूट जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल तो ये चीज हमको सिस्टम में से इरेडिकेट करने की बहुत जरूरत है, कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि आई कैन गेट अवे विद इट। राइट People know that they can get away with it. So why are we demanding this? My demand personally is कि उसको एम गेट पे फांसी होनी चाहिए, ताकि पूरा मुमरा नहीं पूरा इंडिया देखे बिल्कुल कि एक रेपिस्ट को इस तरीके से सजा दी गई कि दूसरे लोग ये काम करने के पहले 10 बार सोचे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज वो बच्ची है, कल हमारी बहन हो सकती है, कल हमारी नेबर्स हो सकती है। और है मेरी छोटी बहन है, जब मैंने सुना तो मुझे आई कुडंट बिलीव इट, मेरे को समझ ही नहीं आया कि इस पर रिएक्ट कैसे करे। हम जब उनके घर गए, उनकी माँ, वो बच्ची की माँ, उसकी दादी, उसके डैड तो है नहीं, राइट तो ये सारी चीजें देखकर ही इंसान सोच रहा है कि हमारे घर में भी बच्चे जो स्कूल आते, स्कूल जाते, और सिर्फ ये एक मुसलमान की बात नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी की बात है। हिंदू की भी लड़कियां, मुसलमानों की लड़कियां, पंजाबी की लड़कियां, सब इस पे आवाज उठा देते हैं। बिल्कुल सिर्फ हम ही क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हम नहीं देख रहे कि ऑल ओवर इंडिया से भी, हाँ, जैसे वो डॉक्टर मोमिता का रेप केस हुआ जब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकला, राइट फिर बदलापुर का रेप केस हुआ जब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकला, बट जब ऐसे छोटे छोटे रेप केसेस भी हो रहे, हमको लगता है अगर आप हमारा प्रोटेस्ट देख रहे हो कहीं से बैठ के, तो अपने अंदर वो मोटिवेशन लाओ कि कल तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं, बिल्कुल तो हम दूसरे की घर की बच्चियों की सेफ्टी अगर मेक श्योर करेंगे तो हमारे बच्चियों की भी सेफ्टी का कोई ध्यान देगा। बिल्कुल सो वी शुड एज ह्यूमंस, एज अ सोसाइटी कम टुगेदर। ये नहीं कि शरिया क्यों ला रहे हो, ये तो मुस्लिम लॉ है। शरिया लाके तो देखो बिल्कुल कि उसके तरीके चेंजेस लाते हैं कि नहीं लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और अगर ये लाया जाएगा तो उम्मीद है कि रेप केस में काफी तब्दीली आ जाएगी, बहुत हो जाएगा। बहुत तब्दीली आएगी, हम श्योर। उम्मीद भी नहीं बोल रही मैं तुमको, मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि आएगा, क्योंकि लोगों के दिल में वो डर पैदा हो जाएगा कि सीधा मार देंगे, नहीं कर सकता हूँ मैं ये काम, वो आना जरूरी है। बिल्कुल और उस रेप केस के बाद से वुमेन सेफ्टी अभी खातन जो है मुमरा की, उनको क्या फील हो रहा है कि अभी वुमेन सेफ्टी है या नहीं? देखो मुमरा इतनी सेफ जगह है ना औरतों के लिए जीशान, कि हम रात को 2-3 बजे भी अगर रोड पे चल रहे हैं ना, तो हमको सेफ्टी का कोई इशू ही नहीं है। राइट एंड मुमरा इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी। हमारे पास सारे नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स, हम सब मिलके रहते हैं। बहुत बड़ा एरिया है नॉन मुस्लिम का, वहां पर मुस्लिम्स भी कुछ रहते हैं। हमारी ईद में वो आ रहे हैं, उनकी दिवाली में हम जा रहे हैं, तो ऐसा सब मुमरा में माहौल वैसा ही है हमेशा से। सो वुमेन सेफ्टी का जो मसला है, औरतों को कभी हिचकिचाहट नहीं हुई आधी रात को भी रास्ते पे चलने पे। लास्ट ट्रेन से भी औरतें आ रही है, लड़कियां आ रही है जो जॉब्स कर रहे हैं। राइट तो वुमेन सेफ्टी को लेकर कोई इशू नहीं है। सिर्फ अभी जो ये रेप केस हुआ है उसके बाद से थोड़ा बहुत माहौल डर का पैदा हो गया है कि कैसे करे, ऐसा कैसा 10 साल की बच्ची के साथ हो गया। बट वी आर वर्किंग ऑन इट, एज वी आर ऑन द ग्राउंड लेवल। वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर पीपल फील सेफ, राइट क्योंकि हमको अल्लाह ने वो पोजीशन दी है, हमको जरिया बनाया है, तो हमको हमारा हक अदा करना है वो चीज का। तो मैंने खुद अपनी टीम के साथ मिलकर एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया है। कुछ 1-2 हफ्ते में वो होने वाला है इंशाल्लाह, and we're working on it. We want the girls to feel safe. राइट And how will you feel safe when you know you're capable enough to fight any man? राइट तो वो मेन तुम्हारे दिमाग में डालना जरूरी है कि कोई भी आए तुम उसको टैकल कर लोगे।
तो सेल्फ डिफेंस कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स और ऐसी सब चीजें सिखाता है लड़कियों को, जिससे वो अपनी सेफ्टी खुद मेक श्योर कर सकते हैं। बिल्कुल तो अगर हम एज अ सोसाइटी सिस्टम के अंदर जाके इतना लॉज और ये सब हम कोशिश कर रहे हैं एज पॉलिटिशियन, एज सोशल वर्कर, वी आर डूइंग प्रोटेस्ट, वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कैन, बट अदर देन दैट हमको लोगों को भी ताकत देने का हमारा काम है, उनको कॉन्फिडेंस देने का कि मत डरो, डर के क्या होगा, बाहर कैसे निकलेंगे, काम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। एंड सेल्फ डिफेंस बहुत बड़ा टॉपिक है जो आई थिंक पूरे इंडिया में चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं फिर आपको लड़कियों की तरफ ही ले जाना चाहूंगा। अगर आपको पता हो, पिछले साल डीके मराठा कॉलेज जो चेंबूर में है मुंबई के, और एनजी आचार्य कॉलेज जहां पर नकाब और बुर्के को बैन किया गया, तो लड़कियां जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई, और वो जगह जहां पर तालीम दी जाती है, मसावात, इक्विटी सिखाया जाता है, इक्वालिटी सिखाया जाता है, वहां पर अगर ऐसी चीजें होंगी तो आने वाले जनरेशन पर, स्टूडेंट पर उसका क्या असर होगा? सो मेन चीज यही है ना कि हमारा जो देश है वो जातिवाद पे चल रहा है फिलहाल, वो रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राइट। एक जगह पे वो बोलते हैं कि हिजाब बैन करो, और एक जगह पे जब रेप होता है तो वो बोलते हैं क्योंकि वो शॉर्ट्स पहन के गई थी ना, क्योंकि वो स्कर्ट पहन के गई थी, या वो साड़ी पहन के गई थी, तो अगर वो हिजाब में जा रही है तो रेप नहीं होने वाला है उसका। ऑफ कोर्स ना, क्योंकि तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो तुम खुद का स्टेटमेंट, या तो ये बोलो या तो फिर इस पे बैन मत लगाओ। बिल्कुल। तो ये कंट्री खुद कंफ्यूज चल रही है। तो बच्चे क्या करेंगे? बट आई एम प्राउड ऑफ द गर्ल्स हु टुक अ स्टैंड, जो सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इक्वालिटी दे रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अपने रिलीजन के कपड़े पहनने के लिए अलाउ कर रहा है। बिल्कुल। तो कॉलेजेस अनकॉन्स्टिट्यूशन चीजें कैसे कर सकती है? तो आवाज उठाना जरूरी था, एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने आवाज उठाई है। और कॉलेजेस में ये डिस्क्रिमिनेशन होना बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। और हम एज अ सोसाइटी ऑफ कोर्स ट्राई करेंगे कि कुछ हमसे हो सके तो जरूर इस पर करेंगे। क्योंकि अगर नकाब और बुर्के पर बैन है तो लोग तिलक लगाते हैं, तो और उसके बाद लोग टर्बन पहनते हैं, तो इन सारी चीजों को भी ऑफ कोर्स। और इंडिया डाइवर्सिटी है, जैसे मैंने बोला, इंडिया डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे रिलीजन, इतने सारे टाइप, अलग अलग टाइप के लोग, कास्ट, क्रीड, बहुत सारी चीजें चलती हैं हमारी कंट्री में, कोई एक छोटा ये नहीं है। तो इतने सारे जब चल रहे हैं, सबके बच्चे कॉलेजेस जा रहे हैं, कोई अपना पहन के जा रहा है, कोई अपना पहन के जा रहा है। पंजाबी का एक अलग सेट ऑफ रूल्स है, उनको भी कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है। ब्राह्मण्स का है, वो धागा पहनते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें। तो तुम क्या सब पे बैन लगाओगे? और लड़कियां, तुमको प्रॉब्लम क्या है बुर्के और हिजाब से? अगर लड़कियां कंफर्टेबल है, see for me, I dress in Indian dresses also. I wear normal different clothes also other than abaya. Right. बट जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं अबाया प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ। और मैं एक मुस्लिम हूँ, मुझे अबाया के प्रोज एंड कॉन्स पता है कि क्या रीजन है। वो मेरा पर्सनल है, जैसा मैं उसको पहनती हूँ, यू आर नोबडी टू जज इट। बहुत सारे लोग हैं जो उसको भी जज करते हैं कि आप सही से नहीं पहन रहे हो, आप ऐसे नहीं पहन रहे हो। वो मेरे और अल्लाह के बीच की बात है, तुम लोग रहने दो। हाँ, लेकिन तुमको ये देखना चाहिए कि तुम सामने वाले के कंफर्ट को इरिटेट कर रहे हो ना। अगर वो बच्ची बुरखे में ही आने में कंफर्टेबल है, उसको क्यों रोक लगाना उसके ऊपर? अगर वो बच्ची शॉर्ट्स पहनने में कंफर्टेबल है तो क्यों रोक लगाना? तो ये सारी चीजें, इम्पोर्टेंट चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। रेप पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, करप्शन पे, सिस्टम फेलियर पे, इस पे ध्यान नहीं है। बट वो क्या पहन के आ रही है ना, उस पे ध्यान है। और ये बताएं कि मुंब्रा में बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? अगेंस्ट इलीगल, मैं इलीगल के अगेंस्ट हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये चीज, क्योंकि मेरे नॉलेज में कई बार ऐसा हुआ है कि इलीगल बिल्डिंग्स का मैं मसला आपको बताती हूँ। मेरे वार्ड में ना एक स्लम एरिया है, अमीनाबाद, तो वहां पर चॉल सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग चॉल है, बाबू भाई चॉल, रूबी चॉल, लॉट ऑफ चॉल्स। तो चॉल सिस्टम में कैसा रहता है, पानी डिवाइडेड है। चॉल में समझो 50 घर है फॉर एग्जाम्पल, तो 50 घर का पानी है। अब चॉल के पीछे एक छोटी जगह दिखी तो कोई इलीगल वाले ने वो जगह ले लिया और उसको उधर अभी इलीगल बिल्डिंग बनाना है। अब वो बिल्डिंग में कितने घर बनेंगे सोचो, 100 घर, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, पानी की जो लाइन है जो इनके पास से जा रही है वही लाइन वो बिल्डिंग में इंस्टॉल हो रही है। बिल्कुल। तो जो पानी 50 लोगों के घर में जा रहा था वो पानी को अब तुम 150 लोगों में डिवाइड कर रहे हो, वही पानी को क्वांटिटी सेम आ रहा है बट वो एडुकेट होगा। जिधर 50 लोगों को ही कम पड़ रहा था तो वो 100 लोग भी तो खुश नहीं है ना, तो वो 100 घर है। तो पानी की किल्लत सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग्स की और चोरी की लाइंस के वजह से होती है। तो जब इलीगल बिल्डिंग्स बन रही होती है उसी वक्त उसको क्यों नहीं गिरा दिया जाता? क्योंकि लोग एक्शन नहीं लेते। अब इलीगल बिल्डिंग में ये लोगों की भी प्रॉब्लम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट पे आती हूँ मैं फिर से, ग्रास रूट पे तुम जाके देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, इनकम जनरेशन नहीं है, लोगों की इनकम ही नहीं है, तो अच्छे टीएमसी में लेने की उनकी नहीं है हैसियत। अगर उनका वैसा इनकम नहीं है तो हम उनको कैसे ब्लेम करेंगे, तुम क्यों इलीगल में घर ले रहे हो? नहीं ले सकता रहेगा यार वो वैसी बिल्डिंग में घर उतना इनकम ग्रुप में नहीं बिलोंग करता रहेगा। बट what we can do is illegal की जगह I feel we should make ऐसी buildings जहाँ पर हम ऐसे लोगों को accommodate करें जैसे महाड़ा टाइप महाड़ा में कैसा होता है वैसे कर सकते हैं। बट पीपल आर नॉट अप फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इलीगल बहुत सारे न्यूसेंस क्रिएट करता है हमारे एरिया एंड उसके अगेंस्ट ही रहना चाहिए। मैं तो इलीगल के खिलाफ हूँ और हमेशा रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इलीगल्स की वजह से आपने पानी का एक प्रॉब्लम बताया, दूसरा ट्रैफिक का बड़ा इशू हो जाता है क्योंकि लोग पार्किंग कहीं भी करते हैं। राइट। और ये इलीगल पार्किंग अलॉट नहीं करता है ना अपनी बिल्डिंग में, क्योंकि वो बिल्डिंग ही बन जाए उसकी उतनी जगह में, वही उनके लिए बड़ी बात हो जाती है कि चल इसमें 50 घर निकाल लेंगे, काम हो गया। और मुमरा में जो नौजवान रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट सुना जाए उसके लिए कोई मीटिंग होती है या कोई यूथ फोरम है? तो हमारे जो आमदार है वो ऐसे इवेंट करते हैं। अभी पिछले साल भी हमने एक इवेंट किया था, क्या नाम था उसका, कॉफी विद जितेंद्र अवार्ड, आई थिंक चिट चैट विद जितेंद्र अवार्ड। सो ऐसे इवेंट्स में हम हमारे एरिया के स्टूडेंट ग्रुप, जैसे कोई लॉ स्टूडेंट है, कोई मेडिकल स्टूडेंट है, फिर प्रोफेसर्स, टीचर्स, ऑल दीज educated people, we invite them and they do a one-on-one question and answer with the MLA and उनके questions और problems के मसले के हल निकाले जाते हैं, उसमें बात की जाती है। और फिर हमारे सारे जो organizations है, associations है, doctors association, students association, तो कुछ भी होता है तो आर्ट सबके पास हमको इस चीजों का सोल्यूशन मिलता है। और अगर आप देखें टैक्स जो है वो आसमान छूता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे यंगस्टर हैं वो फॉरेन की तरफ रुख कर रहे हैं, अपना फॉरेन जा रहे हैं। तो आप टैक्स पर क्या कहना चाहेंगे? टैक्सेस तो निर्मला दाई की जय हो पहले तो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे माशाल्लाह रेट्स दिए हैं हमको, देखा रहेगा आपने तो। एंड आई फील कि जो कांग्रेस के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट थी ना जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। बिल्कुल। मतलब लोगों को बिल्कुल भी गैस सिलेंडर से लेकर हमारे दूसरे आम रोजमर्रा की जो चीजें होती थी उसमें भाजी सब्जी जो भी ले लो आप, रेट्स जो थे वो आसमान नहीं छू रहे थे, लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, पीपल वर हैप्पी लिविंग in that manner. But now when you look at it, popcorn पे टैक्स है, मतलब you can't even go to a theater without thinking about tax. इंसान थिएटर जाता है मूवी देखने, रिलैक्स होने, पहले तो पॉपकॉर्न इतना महंगा मिलता है थिएटर में, उसके बावजूद उस पे टैक्स लगाया गया है। तो अभी लोग ये सोच रहे हैं कि यार थोड़े दिन में नेटफ्लिक्स पे तो आ ही जाएगी तो मैं घर पे ही देख लूंगा, मैं पॉपकॉर्न पे एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है ना वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये टैक्स बढ़ा रहे हैं बट पब्लिक पागल थोड़ी है, पब्लिक को भी तो अपना बचाना आता है ना, तो थोड़ा बहुत बढ़ ले, टेंशन में प्रॉब्लम में बट बचा रहे, कर रहे। अब इनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने का टाइम है। हाँ, वो टैक्स बढ़ाकर एक्चुअली लंदन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये सूट पहन रहे हैं, वो सूट पहन रहे हैं, तो हमारे ही पैसों से वो सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली आप कह रही हैं कि जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी वो ज्यादा बेटर थी एज कम्पेयर टू बीजेपी। क्योंकि हम अगर आउट ऑफ इंडिया देखें, अब यूएई साइड देख लो तो टैक्सेस नहीं है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल गाड़ियां ही ले लो, हमारे इधर गाड़ी पे 50% टैक्स होगा। तुम दुबई चले जाओ
टैक्स ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। उधर का गरीब भी अपने से अमीर राइट है, राइट। हाँ, क्योंकि टैक्स नहीं है। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सारी फैसिलिटीज है, उनके बच्चे, कोई कंपनीज जो है तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन दे रहे फ्री में, तुमको अकोमोडेशन मिलता है, तुमको कई सारी फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट मिलती है, मेडिकल एड मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। हमारी गवर्नमेंट हमको क्या प्रोवाइड कर रही है? हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रहा है? नहीं। आरटीई की एक स्कीम चलती है, बट आरटीई फ्री बोला जा रहा है ना, कि बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट इज सपोज टू गिव द मनी टू द स्कूल। आप फंड करोगे जब ही तो स्कूल वाला अपना जेब से तो 10 बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। गवर्नमेंट आरटीई के बच्चों को, स्कूल्स को पैसे ही नहीं दे रही, फंड्स ही नहीं दे रही है। तो ये सारी चीजें, आप एजुकेशन पे नहीं काम कर रहे हो, आप हेल्थ केयर पे नहीं काम कर रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं काम कर रहे हो, आप रिलीजन पे काम कर रहे हो कि लड़ाओ लोगों को। अभी कश्मीर में मुद्दा हो गया तो उसको भी रिलीजियस एंगल दे दिया। तो ये सब काम पे ध्यान देने के बजाय इम्पोर्टेंट मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए ना, जिससे देश का ग्रोथ हो। राइट है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यंगस्टर हैं, उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट भी हिंदुस्तान में उतनी ही है बहुत। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए हमारे आमदार साहब कुछ रखते हैं? यस, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए हम जॉब फेयर्स अरेंज करते हैं बच्चों के लिए, फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ऐसे सब कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके। एंड he also does, our MLA also arranges all these job fairs, and we also on personal grounds, जो हमारे वार्ड के लोग हैं वो तो पैन मुमरा करते हैं ऑल ओवर मुमरा, बट हमारी जितनी हद है हम भी अरेंज करते हैं। तो हर सोशल वर्कर मुमरा में कोई ना कोई एरिया में कुछ ना कुछ कर ही रहा है, जिनको अगर आप जान रहे हो तो। एंड या वी डू जॉब फेयर्स, एंड उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कई सारे लोगों को जॉब्स पे लगाया भी जाता है सिफारिश पे, कि जैसे हॉस्पिटल में हमारे कई सारे है जो लग गए जॉब पे, तो उनके थ्रू हम हॉस्पिटल को भी केटर कर पाते हैं कि ठीक है अभी ये पेशेंट जा रहा है, इसको नीड है, तो अगर उधर हमारा कोई बंदा है तो हमको उधर से सही इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि ठीक है हॉस्पिटल में ये काम सही नहीं हुआ तो इसको, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला कि शिवाजी भेजना पड़ता है। जी जी जी। तो वो बंदा अगर हमको सही इन्फॉर्मेशन देगा, हमको पता है कि ठीक है फिलहाल डॉक्टर ने, क्योंकि किसी की जान से बढ़ के तो नहीं है ना, अपनी इज्जत भी नहीं है किसी की जान से बढ़ के, तो भले हॉस्पिटल के नाम पे बेइज्जत हो जाओ, बट वो इंसान को सही ट्रीटमेंट देने के लिए भेजो। तो इसीलिए शिवाजी भेजा जाता है, क्योंकि हमको पता है कि इधर इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाएगा। सो वी आर नॉट shying away from the fact and running away from the fact that hospital is not completely functional. We accept it. It's the management loophole. It's whatever is going on there. We also have our people appointed in the hospital for jobs. तो ऐसे employment generation होता है। Then we personally did one job fair जो FIFA World Cup हुआ था बीच में जी, तो उनका भी एक जॉब कैटेगरी आया था जिसमें हेल्पर्स और कोऑर्डिनेटर्स और ऐसे सब लोग लग रहे थे। तो फीफा के उन्होंने अपने एक एजेंट को भेजकर मुमरा में जॉब फेयर लगाया। सो फ्रॉम माय एरिया देयर वर 2-3 गाइस हु गॉट सिलेक्टेड। जिस तरह से आप देख रही हैं मुल्क में रेप केस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और अगर आप देखें तो उसकी सजा भी परफेक्टली मुकर्रर नहीं की गई कि वाकई उनको फांसी दी जाएगी या फिर कुछ अलग सजा मुकर्रर है जिससे डेथ हो जाए उनकी। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको इस पर क्या स्टेप्स लेने चाहिए? पॉलिटिकल लीडर्स को आगे आकर लॉज को स्ट्रिक्ट करने की मांग रखनी चाहिए। राइट। कि ऐसे लॉज क्रिएट करो जिससे रेपिस्ट के दिल में डर पैदा हो, क्योंकि डर ना होने की वजह से रेप का काउंट बढ़ रहा है। राइट। और एजुकेशन वाइज भी हमको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। राइट। बच्चों को गुड टच बैड टच की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि वही चीजें बच्चों को सिखाएगी आगे जाके हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो ये सब चीजें जब आप सिखाओगे बच्चे को तो आगे जाके उनको पता है कि रेप सही होता है कि रेप गलत होता है। बिल्कुल। तो सेक्स एजुकेशन, इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन सिस्टम इज अ मस्ट। राइट। तो ये जरूरी है, करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है सेक्स एजुकेशन का जो आप बता रही थी, क्योंकि ये बच्चों को घर में भी
पेरेंट्स जो है नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से सेक्स वर्ड ही ऐसा है ना जीशान की लोग उसको सुन के ऐसा सोचते हैं कि ऑकवर्ड हो जाते हैं, लोगों का बिहेवियर चेंज Right. हो जाता है, ये हो Right. जाता है, बट इट्स अ प्रीटी नेचुरल थिंग. राइट You have to talk about it, and if you are talking to your kids about it, maybe हमने ये नहीं बोल रहे कि बच्चों को एक अलग तरीके से सिखाओ, बट उसकी जो साइंटिफिक चीजें हैं एटलीस्ट वो नॉलेज तो बच्चों को Basic प्रोवाइड knowledge, करो. right, बेसिक right. नॉलेज की एक मेल बॉडी क्या होती है, एक फीमेल बॉडी क्या होती है. राइट क्योंकि स्कूल में भी नोटिस किया है मैंने कई बार ऐसा होता है कि जब रिप्रोडक्शन सिस्टम करके एक चैप्टर है राइट वो एसएससी बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आता है राइट आई थिंक, है ना, करेक्ट 9th में. जबकि मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो मेरी स्कूल में हमने रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑलमोस्ट समझो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, राइट 6th में. और फिर 6th के बाद हमको वो वास्ट होता गया, एक फीमेल बॉडी टाइप, एक मेल बॉडी टाइप, और जेनेटिकल पार्ट्स और ये सारी चीजों की नॉलेज, हार्मोनल चेंजेस, Right. गुड टच, बैड टच, ये Right. सारी चीजें हमको सिखाई गई. राइट तो वी नो कि हमारी बाउंड्रीज क्या है और लड़कों की बाउंड्रीज क्या है. बिल्कुल तो ये जब तक नॉलेज स्कूल से भी नहीं दिया जाएगा तो बच्चों को इतनी समझ नहीं आती है. क्योंकि आजकल अगर आप देखो सिर्फ सेक्स एजुकेशन ने, मेरी और एक अपील है हमारी सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि राइट पॉर्न जो है उसकी इजी एक्सेसिबिलिटी की वजह से रेप केसेस में भी इंक्रीज हो रहा है. ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर कि पॉर्न जो है वो इतना इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, उसका एक्सेस कट डाउन करना चाहिए, बैन लगाना चाहिए, एज लिमिट रखो. क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि एज अ होल ग्लोबली हम पॉर्न को बैन नहीं करा सकते, क्योंकि देयर आर मैच्योर इंडिविजुअल्स हु यूज इट एंड यू कांट गो एंड जज एवरीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ दैट. बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट एन एज लिमिट टू द कंटेंट, कि अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो ही आप एक्सेस कर पा रहे हो, और ऐसे एज लिमिट्स लगाओ कि वो छोटे बच्चे के दिमाग के ऊपर से चले जाए, वो समझ नहीं पाए कि इसको कोडिंग लगाओ. हम एक छोटा सा आईडी भी खोलने के लिए अगर गूगल पे बनाए तो वो हमको कितने सारी चीजें देता है टू चेक इफ वी आर अ रोबोट. क्योंकि बच्चे अभी बड़े भी नहीं होते हैं और उस तरफ चले जाते हैं. Right. यंग जनरेशन जो है उस तरफ जा रही है. राइट. तो पॉर्न की एक्सेसिबिलिटी पे बैन होना चाहिए एंड सेक्स एजुकेशन इन्वॉल्व करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में. राइट ये सारी चीजें प्लस रेप के जो लॉज है उसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए, सजा. तो अगर हम इस पे काम करेंगे तो हम श्योर कि रेप का काम कम होगा. बिल्कुल. तो हमारी पेरेंट्स से दरखास्त है कि वो गुड टच, बैड टच और ये चीजों को सिखाएं घर पर बच्चे. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर हम मुंब्रा में देखें सफाई को लेकर, सफाई अभियान को लेकर, तो हमारे आमदार साहब क्या स्टेप्स ले रहे हैं सफाई को लेकर? सफाई तो हमारी रेगुलरली होती रहती है. कचरे की जो गाड़ी है, बड़ी बड़ी जो डंपर्स होते हैं वो आते हैं, साफ सफाई तो अपने टाइम पे होती है. उसके अलावा जो बड़े बड़े सफाई के अगर आप एरियाज देखो जैसे गटर्स है, राइट जो हमको एक टाइम होता है वो गटर्स का जब हम क्लीनिंग करते हैं वो मॉनसून स्टार्ट होने के पहले होता है. राइट तो वी आर डूइंग दैट सिंस इयर्स नाउ. तो वो एक बहुत बड़ा काम है जो हम करते हैं, क्योंकि मुंब्रा में कई सारे एरियाज ऐसे हैं जो स्लम एरियाज है और नीचे स्लोप के एरिया पे आता है वो स्लम एरिया. तो जब पानी बारिश होती है तो उनके घरों में पानी भी भर जाता है. बिल्कुल. फिर कई लोगों के घर से टॉयलेट से भी पानी बाहर आ रहा है क्योंकि बारिश की वजह से भर गया. अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लॉगिंग हुई है. तो जो एरियाज में गटर्स और ये सारी चीजें साफ नहीं की जाती है तो ब्लॉकेजेस होते हैं, क्लॉगिंग होती है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो रहा है रोड्स पर. आप देखते रहोगे कई सारी मस्जिदें हमारी जिनके पास से गटर्स जा रहे हैं. तो जो अंकल है जो मस्जिदों में जा रहे हैं उनके लिए वो नापाक पानी है. तो हम वो चीजों पे काम करते हैं कि मस्जिद के पास के गटर्स खास करके ध्यान देते हैं कि हम वक्त के पहले साफ कराएं. तो ये छोटी छोटी चीजें लगती है लोगों को, बट बहुत जरूरी चीज है हमारे सोसाइटी को क्लीन रखने के लिए. आप चल के जा रहे हो, आपको लग रहा है रास्ता तो ऐसे ही साफ है, नहीं, उसको साफ किया गया है. और हमारे मुंब्रा के अवाम को भी सफाई को लेकर ऐसी क्या छोटी छोटी स्टेप्स लेने चाहिए जिससे मुंब्रा साफ रहे, क्लीन रहे? सबसे पहला तो ये स्टेप लेना चाहिए कि कचरे के डब्बे में कचरा डालना होता है. ये होता है, खिड़की में से कचरा नीचे नहीं डालना होता है. ऐसे बास्केटबॉल के एम्स लगाते हैं लोग कि इधर डालो उधर फेंको, हो गया.
बट ये नहीं करना होता है क्योंकि हमने खुद एक एरिया है उसमें 2 बिल्डिंग्स ऐसे आमने सामने और उनके बीच में नीचे पैसेज है, तो वो एरिया को मेरे डैड ने हिमालय का पहाड़ का नाम दिया है। अच्छा। क्यों? क्योंकि उसकी जमीन टच करने में पैसेज है ना, तो ये भी खिड़की से कचरे आ रहे हैं, ये भी बिल्डिंग की खिड़की से आ रहे हैं। राइट। तो वो पैसेज जो है लोगों का आने जाने का रास्ता था एक वक्त पे, उसको लोगों ने कचरा फेंक के फर्स्ट फ्लोर तक पहाड़ बना दिया। अब हमको वो जमीन टच करने के लिए 3 दिन लगे, कचरा उठा के उस पे क्रेन्स चढ़ी, गाड़ियां चढ़ी, कचरे की छोटी गाड़ी जो आती है वो चढ़ा के, फावड़ा लेके, हर एक चीज करके, क्योंकि बीमारी पैदा हो रही है। तो वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, नोबडी एल्स इज डूइंग दैट थिंग, इट्स आवर ड्यूटी टू क्लीन इट। सो वी टुक द स्टेप और वो पूरे पहाड़ को हमने एक बार नहीं 4 बार आज क्लीन हुआ है, बट वापस वैसे ही बन गया हो जाता है। तो so people, it's their responsibility also to keep their environment clean, to maintain that cleanliness around them so that you are safe from diseases. खुद ही बीमारियों से बचोगे अगर ये सब करोगे तो। बिल्कुल, तो आवाम से दरखास्त है कि वो चीजें करें। बिल्कुल, अपने एतराफ में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। और अगर आपको मुमरा में 3 चीजें फौरी तौर पर बदलना हो तो आप क्या डिसीजन लेंगी? ओके, फौरी तौर पर बदलना हो तो सबसे पहले तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम, राइट। सबसे पहले मैं वो चेंज करूंगी क्योंकि वो चेंज से ही आगे के चेंजेस स्टार्ट हो गए। एंड अदर देन एजुकेशन सिस्टम, आई वुड वांट टू वर्क ऑन माइंडसेट, लोगों का जो माइंडसेट है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे नौजवान हैं मुमरा के, एक बड़े तादाद में वो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? या बेरोजगारी उसकी वजह है, जहनी दबाव उसकी वजह है, या कुछ और है? बहुत सारी वजह है इसकी। वी कांट cut it down to just one reason. There are a lot of reasons. सब individuals के अपने अलग अलग reasons हो सकते हैं। I think unemployment ज्यादा बड़ा मुद्दा हो सकता है। Unemployment हो सकता है, lack of knowledge हो सकता है, फिर lack of self awareness हो सकता है, lack of education हो सकता है, and upbringing भी हो सकता है, क्योंकि upbringing भी matter करता है ये चीजों में। तो नशे का एक कोई रीजन नहीं है लिमिटेड की इसी रीजन से कोई बच्चा है कोई नशा कर रहा रहेगा, कई सारे रीजन हो सकते हैं। अब उसको टैकल कैसे करना है वो हमारे ऊपर है कि अगर हमको लग रहा है हमारे एतराफ में कोई ऐसा है, आपके एतराफ में जो एडिक्टेड है टू ड्रग्स, तो आप उसके लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हो। ट्राई टू फर्स्ट टॉक ऑन अ ह्यूमन लेवल। पहले तो ये मत सोचो कि अरे ये तो नशेड़ी है, एक वर्ड आ गया ना उन नशे वालों के लिए कि ये नशेड़ी है, इससे बात मत करो, वो इंसान है। भले नशा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, देखो पहले कि क्या चीजों से गुजर रहा है, what made him do that. There are times and there are people certain times where they do it out of stress, they do it out of मजबूरी, कि समझ नहीं रहा कि क्या करे, और दोस्त यार मिल गए तो बोले कि यार ये ट्राई कर ले, इससे थोड़ा सा तू रिलैक्स हो जाए। कुछ भी होता है, आजकल का जनरेशन इतना चेंज हो गया है, जमाना इतना चेंज हो गया है, तो ये सारी चीजें होती है लाइफ में बच्चों के। तो ऐसे नहीं जज करो कि अरे ये तो ड्रग ही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन ऑन अ ह्यूमन लेवल, ऑन अ बेसिक लेवल, इमोशनल लेवल। Try to talk to that person. If you think that talking is not working, फिर उसके बाद आप दूसरा एक्शन ले सकते हो। रिहैब सेंटर्स है, और आप उनको रिहैब में एनरोल कराओ, उसमें एडमिट कराओ। रिहैब सेंटर्स वर्क ऑन देयर पेशेंट्स वेरी वेल। वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो लो ऑन कॉन्फिडेंस की वजह से वो करते हैं। बिल्कुल। तो सबके अपने अपने रीजन है। तो नशा मुमरा के अंदर आ रहा है, लेकिन मुमरा के अंदर से खत्म नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? ये कौन बोल रहा है कि सिर्फ मुमरा में ही नशा आ रहा है? नहीं, सिर्फ मुमरा में नहीं, तो ग्लोबल मसला है। कुर्ला में, गोवंडी में, भिवंडी में, कल्याण में, थाना, बॉम्बे, कलवा, मुलुंड, जितने नाम में ले लूं कम है। सब जगह नशा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सब जगह पे। मुमरा का नाम, शायद मैं मुमरा से हूँ तो आप मुझे रिलेट करके बोल रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट। But other than that, I think it's a global problem, and there are a lot of biggies involved in this. It's a big
थिंग राइट है ना. यू कांट जस्ट एक दिन में थोड़ी नशा साफ करा सकते पूरे देश से. तो वो बहुत डिफिकल्ट चीज है. बड़े बड़े मिनिस्टर्स, मंत्री, ये सब अपने लेवल पे अगर सोचे, अच्छी सोच अगर वो अपने दिमाग में लाना चाहते हैं लोगों की बेहतरी के लिए, तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे और उनके दिमागों में ये सोच डाले कि वो ड्रग्स को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले. राइट राइट जैसे कि एक वो टाइम पे अंडरवर्ल्ड को लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था और पूरा बॉम्बे क्लीन करा दिया गया था. राइट तो देयर माइट बी सम स्टेप्स एंड थिंग्स दैट दे कैन डू, बट दे आर नॉट विलिंग टू डू इट. राइट. तो आपने कहा कि एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता, बिल्कुल एक दिन में नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन इसको फिर भी कुछ हद तक कम करने के लिए हमारे आमदार साहब, जितेंद्र साहब क्या steps अवेयरनेस कर ले रहे हैं? सकते हैं. तो आमदार सर तो करते ही है. एक और नाम मैं मेंशन करना चाहती हूँ, हमारे आमदार की वाइफ रुता अवार्ड जी मैम, उनके साथ उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है संघर्ष. तो शी हैज बीन डूइंग दिस एंड आई हैव सीन हर सिंस द टाइम आई नो हर कि वो मुमरा में एंटी ड्रग कैंपेन करते हैं हर साल, जिसमें कई सारे यूथ इन्वॉल्व होता है मुमरा का, कई सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं. तो ऐसे सब कैंपेन्स हम अवेयरनेस के हिसाब से हमारे इलाके के बच्चे के लिए करते हैं. तो हम ये अपील करेंगे कि आप भी अपने अपने इलाकों में ये सब कैंपेन्स करो, क्योंकि हमको लग रहा है कि ठीक है बड़ा मसला है, बट हम छोटे से स्टार्ट करें तो जाके किधर न किधर सोच सकते हैं कि ये सॉल्व होगा. तो पहले हमको हमारा स्टेप लेना जरूरी है. लाइक हाउ वी डू इट, वी डू एंटी ड्रग कैंपेन्स. मैंने एंटी ड्रग कैंपेन चलाया, लेकिन उसको अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलाया. मैंने जॉब फेयर का कैंपेनिंग किया कि जॉब्स की तरफ आओ, पैसे का नशा बेस्ट है. बिल्कुल बिल्कुल, कोई ये भी बहुत नशा अच्छी बात कही आपने. यंगस्टर के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको करना है तो पैसे का नशा कीजिए, पैसे का नशा. वरना अगर आप दूसरा कुछ नशा करेंगे तो आप मुमरा में या फिर किसी भी इलाके में, वहाँ आपकी पैदाइश होती है और वहीं खत्म हो जाते हैं. आप पैसे का नशा करेंगे तो आप दुनिया घूमते हैं. या और वो नशे से बेटर कोई नशा नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि एक बार, और पैसा ऐसी चीज है ना कि सबको कमाना नहीं आता. राइट उसके लिए भी ट्रिक होती है, टिप्स होती है, सीखना पड़ता है कि कैसे कमाना है. तो जितना जल्दी अभी छोटी उम्र में इधर अपना ध्यान लगाने की बजाय उधर लगाओगे कि कैसा इनकम जनरेट करे, कैसा पैसा कमाना चालू करे, उससे बेटर लाइफ में तुमको फील ही नहीं होगा. ये बहुत अच्छी बात कही सर जी ने. आप लोगों को इन चीजों को सीखना चाहिए. और पिछले दिनों आपने देखा हो कि एक मुद्दा बहुत उठा हुआ था, वक्फ अमेंडमेंट बिल का. तो आप क्या ये बताना चाहेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल से या वक्फ बोर्ड से मुसलमानों का क्या फायदा है? सी वक्फ बोर्ड से मुसलमानों का बहुत हद तक फायदा है, लेकिन मैं उसको पार्शियली होके आंसर नहीं करूंगी ये क्वेश्चन आपका, जी. क्योंकि मैं मुसलमान हूँ. जी वक्फ का जो बिल भी पास हुआ है उसके हित में तो नहीं है, हम उसके अगेंस्ट ही है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. राइट और वो अमेंडमेंट्स का मतलब नहीं है. लेकिन अगर हम देखें तो वक्फ के जो अथॉरिटेटिव लोग हैं, जो अथॉरिटी में है, बोर्ड मेंबर्स है, जो भी है वक्फ के, उसमें करप्शन बहुत है. इसको हम डिनाई नहीं कर सकते ये Right. चीज को. बीइंग मुस्लिम्स आल्सो वी हैव टू स्पीक ऑन दिस. अगर आप सही मुस्लिम हो तो आप ये बात से अग्री करोगे कि वक्फ बोर्ड में करप्शन तो है. बिल्कुल. बहुत लोगों ने पैसे खाए हैं, बहुत लोगों की जमीनें गई है, जमीनें भी खाए हैं, अपने हिसाब से जिसका जितना पेट उतना उसने खाया. राइट तो वक्फ को लेकर मसला ये है कि गवर्नमेंट जो हमारी अमेंडमेंट लेकर आई है उसमें अगर आप बोर्ड की करप्शन को कट डाउन करने के लिए कोई अमेंडमेंट देते हो तो हम राजी है, राइट एक्सेप्ट करते हैं. Right. बट आप पूरे के पूरे बोर्ड को हमारी अथॉरिटी से हटा के कोई और के हाथ की अथॉरिटी में सौंप रहे हो तो उससे हम राजी नहीं है. राइट दिस इज माय टेक ऑन वक्फ. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. और अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले ही एक जो कश्मीर रोए जमीन का जन्नत माना जाता है, वहां पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ जिसने पूरे मुल्क को झिंझोर कर रख दिया. इसका हमें बहुत दुख है कि कई बेकसूरों की जान चली गई. तो इस पर आप एक हसास दिल होने के नाते या एक अवेयर सिटीजन होने के नाते आप इसको किस तरह से देखते हैं? See, I condemn whatever happened in Kashmir. I am against it. And terrorist का कोई धर्म नहीं होता. लोग क्या, हमारी सरकार ही उसको एक रिलीजियस एंगल दे रही है. Right.
क्योंकि पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो इसमें भी, जबकि हमको ये देखना चाहिए कि सिस्टम का फेलियर कैसे हो गया इतना बड़ा। बिल्कुल ये सिस्टम फेलियर है, ये कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं है राइट दैट हैपेंड। एंड अगर आप देखें तो वहां पर जो लोगों को मारा गया था उनको हेल्प करने के लिए कश्मीरी पहुंचे थे, बिल्कुल जो कि लोकल रेसिडेंट्स है, जो उधर पर लोकल काम कर रहे हैं, घोड़े चलाने वाले लोग जो पहाड़ तक लोगों को लेकर जाते हैं घोड़े पे बिठाकर, बिल्कुल वो लोगों ने हेल्प करके उनको नीचे तक पहुंचाया है जो जख्मी थे या जो जिनका इंतकाल हो गया। तो अगर आप देखें तो अगर ये हिंदू मुसलमान होता तो वो मुसलमान कभी खड़ा नहीं होता, वो हिंदू के लिए जो उधर मरा था। राइट तो आई थिंक कि हमको ब्रॉड विजन में देखना चाहिए ये सारी चीजों को, हमारी सरकार को स्पेशली। आप इसको रिलीजियस एंगल देकर लोगों के दिलों में और नफरतें पैदा करने के लिए अगर ये कर रहे हो तो काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल क्योंकि अगर देखोगे तो कल के कई सारे हमारे हिंदू भाई बहनों के वीडियोस आए हैं, उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि ये जो सरकार जो एंगल दे रही है ये गलत एंगल है, हमारे साथ हमारे मुस्लिम भाई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं बिल्कुल सुबह से जो कश्मीर में अटके हुए ये हादसे की वजह से। तो सरकार का प्रोपेगेंडा फेल हो गया मेरे हिसाब से, तो अगर आप उसको रिलीजियस एंगल देना चाह रहे थे तो, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ नहीं है क्लियरली। बिल्कुल आपने कहा कि टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ मैं। और देखिए किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि खूब बहे है अम की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में ना हमको बांटो तुम, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। तो यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बसते हैं और हम सब मिल खुशी से रहते हैं यहाँ पर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो सियासत अपनी रोटियां सेक रही है इस आड़ में, तो आप उन जो हमारे हिंदू भाई बहन है जो गोदी मीडिया देख करके उनके अपने जज्बात को ठेस पहुंच रहा है, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगी कि जो हम एकता के साथ जीते हैं रहते हैं Right. उनको बरकरार रखें। यस ऑफ कोर्स। कई सारे मैसेजेस, जैसे सोशल मीडिया पर मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पर, तो मेरे पेज पे कई सारे लोगों के डीएम्स भी आए जो लोग ये वीडियोस देखकर इन्फ्लुएंस भी हो रहे कुछ लोग, और कुछ लोग उसकी डेप्थ को समझ भी रहे कि वो कौन से एंगल में लेना चाहिए और कौन से एंगल में नहीं लेना चाहिए। तो जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो हमको गालियां दे रहे हैं हमारे मैसेजेस में कि तुम्हारे वालों ने किया, तुम्हारे वालों ने किया। वो हमारे वाले नहीं है, हम उनको डिसोन करते हैं। राइट वैसे लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते जो किसी की जान ले लें, क्योंकि हमको अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया ही नहीं है कि तुम किसी बेकसूर की बेगुनाह की जान लो। बिल्कुल तो हम उनको मुसलमान नहीं समझते, उनका कोई अलग धर्म और जात रहेगी वो देखे, उनसे हमारे कोई रिलेशन नहीं है। राइट हम इंडियन मुस्लिम्स हैं बिल्कुल, और इंडिया हमारी कंट्री है और तुम सब हमारे भाई बहन। बिल्कुल। और अगर आप मजहब की बात करें या इस्लाम हो, इस्लाम में अगर कुरान हो, हिंदू में अगर गीता हो, तो ये सारी जो किताबें हमें कभी भी ये हमला करना या किसी बेकसूर का जान लेना नहीं सिखाती। ऑफ कोर्स कोई भी किताब नहीं सिखाती, हर एक किताब यही सिखाती है कि अमन शांति बनाए रखो, प्यार से रहो सबके साथ, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को अपनी जात से अजियत मत होने दो। जब इस्लाम हमको ये सिखाता है कि अपनी इंडिविजुअलिटी से भी किसी को अगर तकलीफ हो रही है तो हमको वो भी नहीं करना है, तो किसी की जान लेना तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इंसानियत सबसे ऊपर आता है। एग्जैक्टली। तो रिलीजन छोड़ के ह्यूमैनिटी, हिंदू मुसलमान से पहले हम इंसान हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से भी जो ये वीडियोस देख रहे हैं और जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या जो देखकर एंगल्स भी समझ रहे हैं, कुछ वॉइस नोट्स भी ऐसे मेरे पास पहुंचे हैं जिसमें कुछ नॉन मुस्लिम बॉयज ने एक कॉन्फ्रेंस कुछ ग्रुप बनाया है और उसपे वो लोग बातें कर रहे हैं कि भाई मुझे गन यहाँ पर पहुंचा देना और ऐसा कर देना, अभी मैं भी जाता हूँ इनके पाँच मारता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो ये सब चीजें जो हो रही है ना, ये मुझे लगता है कि उनके मकसद में आप उनको कामयाब कर रहे हो। जो मकसद उनका है हमको लड़ाना, तो हमारे बीच में कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, ना सालों से और ना अब। हम रिलीजियस मुद्दों को लेकर
कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पंजाबी है और ये अलग क्रिश्चियन है, कोई और धर्म का है, हम सब एक साथ मिलकर रहे। तो आगे भी हमने वैसे ही रहना है। आई थिंक कि इट्स हाई टाइम दैट पीपल अंडरस्टैंड कि दिस गवर्नमेंट इज जस्ट प्लेइंग माइंड गेम्स विद रिलीजियस टॉपिक्स एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। तो इट्स हाई टाइम कि हम समझे कि ये रिलीजियस पॉलिटिक्स खेला जा रहा है हमारे साथ और हमको और इससे पीछे किया जा रहा है, जबकि हमारा टाइम है आगे जाने का। तो आप सब ये चीजें अवॉइड करें। अगर आप तक ऐसी कोई नॉलेज आती है, कोई चीज आती है कि आप सुन के उसको आपको लग रहा है कि कोई बहक जाएगा या कोई अग्रेशन में आ जाएगा, तो वो चीजों को उधर ही दबाने की कोशिश करो, क्योंकि ये हमको उठने देना ही नहीं है। जब जितना हम ये रिलीजन के टॉपिक को दबाएंगे उतना हम उनके मकसद को नाकामयाब होने में हम कामयाब होंगे। बिल्कुल। और जो कश्मीर का एक बड़ी आबादी है वो टूरिज्म पर चलती है, तो क्या आपको लगता है कि टेररिस्ट अटैक के बाद वहाँ एक बड़ा नुकसान होगा टूरिज्म का? See, I think Zishan, Kashmir is a very beautiful place. Right. It doesn't deserve whatever happens there. और आज से नहीं हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। उनके पास उनकी सिक्योरिटी अगर आप देखो तो इतना टाइट सिक्योरिटी होता है, हर 500 मीटर में उनके पुलिस ऑफिशियल्स अपॉइंटेड है। Right. जो भी टूरिज्म के स्पॉट्स है। तो कश्मीर खुद इतना प्यारा होते हुए भी इतनी सारी चीजें वो लोग झेल रहे, कश्मीरी भी थक चुके हैं अब इस चीज से। एंड आई थिंक काफी हद तक उनका टूरिज्म अफेक्ट तो होगा। अब इस पे काम करने का काम किसका है? सरकार का, क्योंकि तो हमारे आर्मी फोर्सेस कहाँ है, हमारे सोल्जर्स कहाँ पर है, हमारा सिस्टम फेलियर कैसा, लूप होल किधर है, सिस्टम फेलियर। पहलगाम टेररिस्ट अटैक में अगर आप देखें तो सियासत जो है वो अपनी रोटियां सेक रही है। Absolutely. तो अगर आप देखेंगे हमारे जो आम लोग हैं, आम आवाम है हमारे देश के, वो शॉर्ट वीडियोस देखकर, गोदी मीडिया की वीडियोस देखकर वो भड़क रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें। So I would like to request all the citizens of India, as a responsible citizen of India, कि मेरी ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि बहकिए मत ये सारे वीडियोस देख के, क्योंकि उनका अंडरलाइंग एजेंडा ही है बिल्कुल रिलीजियसली लोगों को बहकाना। एंड ये जो भी वीडियोस आ रहे हैं, इसके ऊपर और इम्पोर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं जो शायद लोग मिस कर रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों के हैं, जो आवाज उठा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हमारी प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है कि मुस्लिम को नहीं मारा और हिंदू को मारा है। सो आई थिंक उनका ये तरीका है सिस्टम फेलियर से नजर हटाने का। बिल्कुल। क्योंकि अगर देखा जाए तो कश्मीर में आज से नहीं, कई सालों से ये सारी चीजें होती आई है और सिक्योरिटी का अलॉटमेंट होना चाहिए। अगर आपको पता है कि इतना एक्सीडेंटल एरिया है और इतना इमरजेंसी वाला एरिया है, तो आपके सोल्जर्स किधर है, हमारी आर्मी किधर है, सिक्योरिटी लैब्स क्यों है, और ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन हमें कुछ और दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। राइट। हम जो बेचेंगे लोग वही खरीदेंगे। Right. तो ये वैसा ही चल रहा है, ये रिलीजन को बेच रहे और जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आई वोंट से दैट एवरीबडी इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, बट a certain percentage of people is definitely getting influenced and we need to stop that। और उसके लिए यही एक है कि हमको अवेयरनेस करनी जरूरी है। नेगेटिव वीडियोस को शेयर करने से ज्यादा अगर हम इस मुद्दे को रिलीजियस नहीं देख रहे, मेरी वो लोगों से अपील है कि जो इस मुद्दे को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि इट्स नॉट अ रिलीजियस फॉल्ट बट इट इज अ सिस्टम फेलियर। तो अगर आप भी ऐसे देख रहे हो तो जो वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाई शेयर कर रहे हैं कि मुसलमान भाई हम हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर हेल्प कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि जो जख्मी लोग थे एंड ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 28 पीपल डाइड देयर। तो जो जख्मी थे उनको कश्मीरियों ने हेल्प किया, जो लोकल लोग थे, और कश्मीरी लोकल तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स है,
तो अगर हिंदू मुस्लिम का कुछ अनबन हो रही होती, झगड़ा हो रहा होता, तो क्यों हेल्प करते हैं हमारे लोग? तो ये हमारा तुम्हारा करना बंद करना पड़ेगा पहले तो। वी हैव टू कम टुगेदर एज ह्यूमंस फर्स्ट। कोई भी मजहब के पहले इंसानियत को ऊपर रखो, इंसानियत को बढ़ावा दो, और उस सोच से अगर हम चलेंगे तो हमारा देश बहुत अमन और शांति के साथ चल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बहुत सही चीज बताया है आपने रिलीजियस को लेकर, और जो हमारी गोदी मीडिया और जो हमारी गोदी मीडिया और सोशल मीडिया हमें बता रहा है वो सब सच नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर एक लाइन में आंसर करना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होती तो अभी क्या हुक्म जारी करते? सबसे पहला हुक्म जो जारी करती वो ये होता कि रेपिस्ट को ऑन द स्पॉट मार दिया जाए, जान से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो ऐसे लॉज नहीं है हमारे कंट्री में जिससे रेपिस्ट के दिल में डर पैदा हो। तो विमेन सेफ्टी के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम अ वुमन एंड आई विल लुक आफ्टर माय विमेन गैंग एंड कम्युनिटी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो रेपिस्ट के लिए ऐसी कड़ी सजा लागू करती कि उसके बाद कभी कोई बंदा रेप करने के पहले 10 बार सोचे। बिल्कुल। एक लाइन में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स फॉर मी इज खिदमत खल्क। बहुत अच्छा। और मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट पॉलिटिकल पर्सन कौन है? मेरे डैड। ये बहुत अच्छी बात है, एक वालिद के लिए उनकी बेटी फेवरेट पॉलिटिकल पर्सन है, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मुझे बताएं कि आपकी कोई फेवरेट बुक? अभी फिलहाल तो कोई रीड नहीं कर रही हूँ, अभी लोगों को रीड कर। क्या बात है, ये बहुत जरूरी है। बुक्स नहीं रीड कर रही हूँ। बिल्कुल, लोगों के चेहरों को भी रीड करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर इन दिस फील्ड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेट मूवी? फिर हेरा फेरी। परेश रावल इज माय फेवरेट एक्टर, तो उनकी जितनी भी मूवीज है, और राजपाल यादव की भी जो मूवीज है। क्या बात है। और हर घर में एक मौसी, खाला, फूफी होती है जो आपको हर एज में टोकती रहती है कि बेटा अभी 25 हो गई, 26 हो गई, 27 हो गई, आप शादी कब करनी है। तो आपको कोई टोकता है? मुझे लकीली कोई टोकता नहीं है, बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ कोर्स पेरेंट्स की और फैमिली की अपने बच्चों के लिए। तो कोई टोकता नहीं है, बट दे डेफिनेटली हैव दिस इन देयर माइंड्स, बट दे डोंट फोर्स मी टू डू इट। और जो भी लिखा रहेगा मेरे नसीब में वो आने वाला उसके टाइम पे आ जाएगा। तो आई एम ऑल्सो नॉट थिंकिंग अबाउट इट एंड दे आर ऑल्सो नॉट थिंकिंग अबाउट इट। बिल्कुल, क्योंकि आप खिदमत खल्क कर रही हैं, इसीलिए अभी आपको कोई टोक नहीं रहा। तो इंशाल्लाह जरूर जिसको आना हो जरूर आ जाए इंशाल्लाह। So I would like to request everybody to like, share and subscribe to Hassan Studios channel, and बहुत सारी informative podcast आपको इस पे देखने मिलेंगे, and I will see you all soon inshallah with somebody else.